हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 9। यस स्टूडेंट, सैम्पल पेपर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 9 को। सो पेपर 1 to 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 9 की मदद से फिर समझेंगे एक बार कि कैसा पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम का होने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और कौन कौन से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि हमने पेपर 1 to 8 के अलावा देखना है। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को विथ पेपर 9, जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। राइट, सो जैसे ही बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके हाथ में आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। राइट, इंस्ट्रक्शंस को मत छोड़ना एक बार से भी पढ़ने से। राइट, इंस्ट्रक्शंस में आपको ये देख लेना है कि जो आपने अभी तक सैम्पल पेपर्स में देखा या जो CBSE का सैम्पल पेपर्स आया, आपको पता चला कि आपका पेपर A से E सेक्शंस में होगा, इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने ही मार्क्स के होंगे या नहीं, तो वो आपको पता चल जाएगा। राइट, सो टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स। बाकी सारे पेपर्स में आपको 3 आवर्स मिलेंगे, लेकिन इस पेपर में आपको 2 आवर्स मिलना है और ये पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 50 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का होगा आपका थ्योरी पेपर। अब प्रैक्टिकल तो आपकी स्कूल के टीचर के हाथ में है, आपको मार्क्स कहीं ना कहीं से वो दे ही देंगे, लेकिन थ्योरी पेपर के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना स्टूडेंट्स। ओके, सो इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे टोटल 5 सेक्शन, सेक्शन A से E। प्रीवियस ईयर तक 4 या 3 ही सेक्शन हुआ करते थे। इस बार से CBSE ने पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया, जिसके अकॉर्डिंग 5 सेक्शंस आपके पेपर में होंगे। सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। क्वेश्चंस कितने होंगे जो पूरे करना है, 26 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पेपर में। कितने? 26, और पूरे 26 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, मार्क्स कट जाएंगे। राइट, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 30% इज प्रोवाइडेड। और 26 क्वेश्चन करना है, कहीं चॉइस नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? 30% चॉइस मिलेगी आपको क्वेश्चंस में। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पेपर में पूरे देखेंगे। सेक्शन वाइज डिस्कस कर लें तो सेक्शन A में टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग। सेक्शन A में आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे होंगे ये? 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग। और सेक्शन A होगा आपका MCQ बेस्ड। 1 मार्क के कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको? ऑब्जेक्टिव टाइप, एक क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन, उनमें से कोई सही ऑप्शन टिक करके आना। फाइन, सेक्शन B पे आ जाओ। यहाँ मिलेंगे 7 क्वेश्चंस। इनके जो क्वेश्चन के आंसर लिखना है आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखना है, जो कि 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग होगा। मतलब सेक्शन B में आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चंस, 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना होगा। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन A ही होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद जो सेक्शंस आप डिस्कस करोगे, सेक्शन C, D और E, ये सभी सेक्शंस कैसे होंगे? सब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओके, मतलब यहाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको करने हैं। सेक्शन C पे आ जाओ। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क ईच। सेक्शन C में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क ईच के अकॉर्डिंग लिखना है। सेक्शन D में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क का लिखना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना है। सेक्शन E में देखो, 2 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो अगेन आपको 4 मार्क के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, सो सेक्शन C शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन D लॉन्ग आंसर टाइप और सेक्शन E केस स्टडी बेस्ड मिलेगा। ओके, समझ गए? तो टोटल आपके हो गए 26 क्वेश्चंस, है ना। और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल मार्क के अकॉर्डिंग टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 50। तो 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग 26 क्वेश्चंस को करना है, जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे, 1, 2, 3 और 4 मार्क के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे जो ज्यादा वेटेज आपको ये देख के एनालाइज किया आपने, क्या कि 1, 2, 3 में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर से इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर एक ही होगा और केस बेस्ड भी 2 ही होंगे। तो 2 और 1 3, मतलब लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। ओके, सो बस ये ध्यान में रख के ही अपनी पढ़ाई करना। अब सेक्शन A पे आ जाते हैं, MCQs देख लेते हैं, जो कि आपको 12 MCQs मिलेंगे 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग। क्या होंगे, कैसे होंगे, है ना, किस टाइप के होंगे बेसिकली। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर। अब HTTP किस पर स्टैंड करता है? HTTP का क्या फुल फॉर्म है?
सो स्टूडेंट्स एक बात बता दूं एमसीक्यू शुरू करने के पहले कि जितने भी चैप्टर्स का मैंने जिक्र किया है अभी तक, जैसे कि HTML, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, साइबर एथिक्स, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ सैम्पल पेपर में मिलेंगे। चैप्टर 1 to चैप्टर 6 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस है आपका वो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 है। जितने भी सैम्पल पेपर्स अभी तक हमने सॉल्व किए वो इन्हीं चैप्टर पर बेस्ड है, इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। जैसे कि HTTP वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। सो सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट, MCQs, प्रीवियस सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। जो स्टूडेंट न्यू है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो बता दूं प्लेलिस्ट में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को। साथ ही आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से मैग्नेट मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से टोटली फ्री आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो 1 to 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं अपनी बुक से, और 1 to 6 चैप्टर में से आपको ज़्यादा वेटेज में जो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे वो 1, 2 और 3 मार्क के मिलेंगे। तो इन तीनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना। बाकी लॉन्ग आंसर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर से और कैसे मिलना है वो आगे पूरे सैम्पल पेपर में देखेंगे हम। सो डोंट मिस दिस वीडियो और लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ सके, राइट। सो HTTP का क्या फुल फॉर्म होता है? HTTP एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है। यदि हमें सभी को अच्छे से पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है तो इस प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है। सो जब भी आप अपने सिस्टम से किसी वेब ब्राउजर के थ्रू, मतलब गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जिसके भी थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, तो उस वेब ब्राउजर के थ्रू आप जो भी सर्चिंग करते हो, किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक। तो ये रिक्वेस्ट कौन लेकर जाता है सर्वर तक? दिस प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है। अब सर्वर पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में। मतलब कि वो इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम तक कौन लेकर आता है? ये प्रोटोकॉल लेकर आता है। ये प्रोटोकॉल एक्चुअली सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वेबसाइट्स के फॉर्मेट में, उसे हम बोल सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है। और हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करना क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट तक काम करने का काम होता है HTTP का, ठीक है। सो HTTP का मतलब क्या हो जाएगा? हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम। प्रोटोकॉल है, प्रोग्राम तो होगा नहीं। हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। सो देखो, ट्रेस तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये प्रोटोकॉल ट्रांसफर कर रहा है ना हाइपर टेक्स्ट को क्लाइंट सिस्टम से सर्वर सिस्टम तक। तो क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी। समझ में आ गया? ओके, डन। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन। ई गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स। ई गवर्नेंस वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि इम्प्रूव करती है क्या? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, बी एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस, सी ट्रांसपेरेंसी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो पहले ई गवर्नेंस समझने के पहले गवर्नेंस समझ लो क्या होता है। गवर्नमेंट की जितनी भी वर्क होती है, जो भी सर्विसेज होती है, पहले हमें क्या करना होता था? जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम, जब से सब ऑनलाइन हुआ उसके पहले की बात कर रहे हैं। पहले आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना होता था, लंबी लंबी लाइन में लगना होता था, और फिर भी धक्के खा के काम करवाना होता था, और फिर भी ये चांसेस होते थे कि काम नहीं होता था, नेक्स्ट डे फिर आपको जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम आपको पता है बहुत धीरे धीरे होता है, राइट। लेकिन वहीं अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? अपने जो वर्क है, जो सर्विसेज है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। मतलब आप ऑनलाइन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से, गवर्नमेंट वेबसाइट्स की मदद से अपने काम को ईजिली कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब यदि आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट का यूज़ करना है, लाइक इनकम टैक्स वगैरह, जो भी वॉटएवर, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल है। जैसे हम india.gov.in की बात कर लें, mponline.nse.in की बात कर ले, राइट। तो ये गवर्नमेंटल वेबसाइट्स है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कभी भी, मतलब 24/7 आवर्स आप इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, घर बैठे आप अपने काम को ईजिली कर सकते हो। सो ई गवर्नेंस जो टेक्नोलॉजी है, जो वेबसाइट्स हैं, वो क्या इंप्रूव करती हैं? ऑब्वियस अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है उनको एफिशिएंसी से परफॉर्म कर पा रहे हो आप, एफिशिएंट हो गई हैं कहीं ना कहीं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया? अब ये जो ई गवर्नेंस वाली वेब सर्विस है, इसके अलावा भी हमने डिफरेंट वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हम बात कर लें ई लर्निंग, ई ग्रुप्स, है ना, ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप करते हो, सब इसी में इंक्लूड होता है। लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ये सभी इंटरनेट पर बेस्ड सर्विसेज हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन 110% MCQs 2 मार्क 3 मार्क में पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। सो कैसे पूछा जा रहा है, तरीका हमने देख लिया।
प्रिपेयर कैसे करना है वो आप समझ लो, ठीक है। सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने एक एक वेब सर्विसेज पर डेडिकेटेड बनाया हुआ है, ई गवर्नेंस के लिए अलग, ई लर्निंग के लिए अलग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलग बनाया हुआ है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का अलग से बनाया हुआ है। सो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कहीं पे भी कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर लेना, ओके। नाउ विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक्सटर्नल एक्सेस प्रोवाइड करता है? विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स, ओके, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम? सिस्टम के एक्सटर्नल एक्सेस से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रिवेंट करता है, बचाता है? फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, यदि आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, समझ में आता है, तो गेटवे और राउटर तो क्या हो गए हमारे इंटरनेटवर्किंग डिवाइस हो गए, कि नेटवर्क में जब आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम गेटवे राउटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो हुए नहीं, इसके अलावा फायरवॉल और वायरस चेकर पे आ जाओ, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल क्या होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर दोनों की तरह वर्क करता है। एक हम बोल सकते हैं कि वायरसेस से बचाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, मेलिशियस मेलवेयर सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा आपका? एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर इज नेम इज फायरवॉल, ओके। वायरस चेकर तो सिर्फ ये चेक करता है कि आपके सिस्टम में कितने वायरसेस हैं या नहीं है, फाउंड करके बताता है। तो मेरी बात समझ में आ गई, प्रिवेंट करने का काम फायरवॉल का होता है, ओके। नाउ फोर्थ, टू डिस्प्ले a प्लस बी होल स्क्वायर, मैथ पे आ गए अपन, बट मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ओके। करेक्ट HTML कोड इज, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो होप सभी को याद ही होगा, राइट। बट व्हाट अबाउट जब आपको HTML में इस कोड को वेब ब्राउजर पे प्रिंट करवाना है, तो क्या करोगे? इसके लिए कौन से टैग का यूज करोगे? तो हमने दो टैग पढ़े थे, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, याद है कि भूल गए? पढ़े हैं, याद है ना? बिल्कुल, इसका प्रैक्टिकल भी देखा है सारे टैग्स का। सो HTML चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दो टैग पढ़े थे, उन दोनों टैग की मदद से हम इस तरीके की इक्वेशंस को वेब पेज पे प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरीके की इक्वेशन को वेब पेज में इंक्लूड करवा सकते हैं, ये हमें पता है ना? क्या होता है एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, ही शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, सुपर मीन सुपर। तो इससे आपको याद रहेगा कि सुपर स्क्रिप्ट मतलब जब आपको रेस टू पावर लगानी है तो आप सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हो। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट टैग, जिसमें x यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, और ये एक कंटेनर टैग होता है। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, x के ऊपर ये 2 पावर रेस टू पावर में चली जाएगी, मतलब पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा, फाइन। अब वही मुझे लिखना है H2O, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए हम यहाँ पे, अब पावर आपको ऊपर एक्सपोनेंशिएशन शो नहीं हो रहा है, आपको अब यहाँ पे नंबर नीचे शो हो रहा है, राइट, बेस में शो हो रहा है किसी भी लेटर में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होता है कौन सा टैग? सबस्क्रिप्ट टैग। तो कैसे लिखोगे? H लिखोगे, सबस्क्रिप्ट टैग में 2 लिखोगे, ये भी कंटेनर टैग होता है, ठीक है, और O लिख दोगे। सो इससे आपको ये आउटपुट शो होगा। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल बता दिया। कंटेनर टैग होते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों टैग होता है, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्या करेक्ट HTML कोड होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यदि टैग समझ में आया तो ऑप्शंस अब आप देखकर ही समझ गए होंगे। सबस्क्रिप्ट तो होगा नहीं, पावर है ऊपर, तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा देख लो। a प्लस बी सुपर स्क्रिप्ट 2 सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है, बट इसमें आपको क्या यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग। यहाँ आ जाओ, a प्लस बी प्रॉपर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट 2 पावर में चली जाएगी इस पर्टिकुलर टैग के लिखने से। यस, सी करेक्ट सा दिख रहा है, ओके, प्रॉपर क्लोज भी हुआ है, सी हमें सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं, सुपर स्क्रिप्ट a प्लस बी और साथ में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही पूरा लिखा हुआ है इक्वेशन, तो वो तो पूरा ही पावर में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। ओके, सो करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका सी, दैट इज a प्लस बी पहले लिखा रहेगा और 2 उसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि 2 ही पावर में है और उसी को हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग में लिखा है। ओके, सो समझ में आ गया करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज करने की कोई भी कमी नहीं रखी है यहाँ पे। कंफ्यूज करने के लिए सब तरीके से आपको बताया है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें अच्छे से सारे टैग पता है कैसे यूज करना है। टैग्स के एट्रीब्यूट्स भी आपको पता होना चाहिए, जो स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर सैम्पल पेपर्स में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनके एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। फिफ्थ, POP3 स्टैंड्स फॉर, ये POP3 क्या है?
इसका क्या फुल फॉर्म है, पहले जान लेते हैं क्या है फुल फॉर्म, फिर आप बताना, राइट। POP3 एक प्रोटोकॉल है, तो पहले समझ लो कि एक प्रोटोकॉल है, राइट। तो प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे पैकेट लिखा है, पीरियड लिखा है, पॉइंट लिखा है, ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि हर एक प्रोटोकॉल के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसमें P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। ये हमें अच्छे से क्लियर है, राइट। जितने भी प्रोटोकॉल हमने देखे FTP, SMTP, HTTP, क्लियर है ये हमें अच्छे से। तो तीनों आपको यही रॉन्ग दिख रहे हैं, तो सबसे सही क्या हो गया आपका POP, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो ध्यान रखो कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है यूज किया जाता है जब रिसीवर किसी ईमेल को रिसीव करता है। अब ईमेल सभी को अच्छे से क्लियर है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल का हम यूज करते हैं, ईमेल आईडी सभी की होगी। तो जब आप कोई ईमेल कंपोज करते हो और जब ईमेल को सेंड करते हो तो सेंडिंग के टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो होता है SMTP। अब जब रिसीवर के पास वो ईमेल जाता है तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है POP3, ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो रिसीवर साइड पे ईमेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो POP3 है, और मेल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। और दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ओके। तो क्लियर हो गया ना आंसर। अब POP नाम से ये प्रोटोकॉल हुआ है, क्रिएट हुआ है, मतलब POP नाम से प्रोटोकॉल होता है जनरली, लेकिन इसका वर्जन्स आते चले गए, राइट, इसमें एनहांसमेंट होते गए। तो अब इसको POP3 जो इसका लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वो इस नाम से मिलता है आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चैटिंग ऑन इंटरनेट इज, इंटरनेट पर चैटिंग का क्या रोल है। बेसिकली चैटिंग किसे कहते हैं, कुल मिला के इस क्वेश्चन में पूछा है। चैटिंग हम सभी करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, मैसेंजर्स का यूज करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। सो क्या होता है, टॉकिंग फेस टू फेस, टॉकिंग ऑन अ फोन, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, और नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑब्वियस चैटिंग का मतलब होता है कि आप टेक्सचुअल टॉक करते हो, वो भी ऑनलाइन इंटरनेट पर मैसेंजर्स जैसे सॉफ्टवेयर्स की मदद से, है ना कि आप फेस टू फेस टॉक करते हो, ना ही आप फोन पे टॉक करते हो। बट आजकल चैटिंग को और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की मदद से आप ऑनलाइन फेस टू फेस टॉक भी कर सकते हो ना। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका C, दैट इज ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज नोन एज चैटिंग, क्योंकि बुक में हमने यही पढ़ा है, यही समझा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अनदर वेब सर्विस, राइट। सो समझ में आ गया चैटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने क्लियर किया है। सारी चीजें अवेलेबल है, सब पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनी है सारी वेब सर्विसेज पर, ओके। 7th क्वेश्चन, विच HTML टैग इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक फॉर्मेट। प्लेन टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट समझते हो ना, सपोज मैंने लिखा MB मैग्नेट ब्रेन्स, तो ये आपको नॉर्मल दिख रहा है। अब यही मैंने लिखा MB, यदि इसको आप इटैलिक में कन्वर्ट करते हो तो ये थोड़ा सा ऐसे तिरछे टाइप में फॉन्ट्स दिखते हैं इटैलिक। तो एक प्लेन टैग को जब आपको इस तरीके से इटैलिक में कन्वर्ट करना है ना, सो हमें यहाँ पर जिस टैग का यूज करना होता है, क्या वो ऑप्शन ए B टैग होता है, P टैग होता है, I टैग होता है, या A टैग होता है। सो वो टैग होता है आपका I, दैट इज I फॉर इटैलिक। I टैग की मदद से आप टेक्स्ट को इटैलिक में शो करवाते हो। B से टेक्स्ट आपका बोल्ड शो होता है, P पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, A एंकर टैग होता है, लिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, ओके क्लियर है। नाउ ये भी ध्यान रखना है तीनों टैग बाकी के जो हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं। तो 8th क्वेश्चन देख लो, आंसर आपके सामने पहले ही आ गया। व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग इन HTML, ओके। इस HR टैग का क्या यूज होता है HTML में। सो टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शंस, मतलब जब आपको अपने वेब पेज में कुछ सेक्शंस क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन खींच के सेक्शंस बता सकते हो। तो लाइन यदि आपको ड्रॉ करवानी है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर आपको बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस टैग का, वो होता है आपका HR टैग। HR टैग की मदद से आप हॉरिजॉन्टल रूलर खींच सकते हो, वेब पेज पे ड्रॉ करवा सकते हो। सो ये बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शंस। रॉन्ग आंसर्स भी पढ़ लेते हैं। फॉर मेकिंग कंटेंट अपीयर इन इटैलिक्स, बिल्कुल नहीं। इटैलिक के लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में I टैग देखा। टू क्रिएट वर्टिकल रूल बिटवीन सेक्शंस, ये भी नहीं। ऐसी लाइन ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टल रूलर से। टू क्रिएट लाइन ब्रेक, नहीं। लाइन ब्रेक के लिए BR टैग का यूज करते हैं, और HR टैग की मदद से इस तरीके की आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। अब ये लाइन की थिकनेस कैसी रखनी है, उसके लिए विड्थ सेट कर सकते हैं। लाइन का कलर यदि सेट करना है तो आप कलर सेट कर सकते हो। लाइन के अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो कि पेज के लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से कैसे आपको शो करवानी है। तो अलाइन, कलर, विड्थ, ये सभी HR टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। सो HR और BR दोनों में कंफ्यूज मत होना। BR टैग का मतलब लाइन ब्रेक करना। यहाँ आपने कोई लाइन लिखी है तो इसके बाद से नेक्स्ट लाइन शो होगी, उसके लिए BR। और कुछ आपने कंटेंट लिखा और लाइन ड्रॉ करवानी है सेक्शंस में, तो इसके लिए हम HR टैग का यूज करते हैं,
ओके, क्लियर हो गया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which attribute specifies a unique alphanumeric identifier to be associated with an element? बहुत ध्यान से समझो क्वेश्चन, कौन सा एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट, एलिमेंट से रिलेटेड होता है कोई एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर। सो इसे हम स्पेसिफाई करते हैं किस एट्रीब्यूट की मदद से? सो एंकर टैग आप सभी ने सुना है, समझा है, जिसके थ्रू हम वेब पेजेस की लिंकिंग करते हैं। जब आप इंटरनल लिंकिंग करते हो, दो तरीके की लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। वेब पेजेस की लिंकिंग समझिए ना, दो वेब पेजेस को जब लिंक करना है तो एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज करते हैं, और जब एक ही वेब पेज में कुछ सेक्शंस में लिंकिंग करनी होती है तो हम इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं। वहां पे हम जिस पर्टिकुलर सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है? टाइप, आर्टिकल, आईडी या क्लास? तो वो एट्रीब्यूट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी, ठीक है। नेम के नाम से भी हम इसका यूज कर लेते हैं कि सेक्शन का नाम वहां आप स्पेसिफाई करते हो, ना कि टाइप, ना ही आर्टिकल, ना ही क्लास। ओके, कौन सा होता है वो एट्रीब्यूट? आईडी। समझ में आ गया? ऑलराइट, 10th क्वेश्चन, द डिजिटल डिवाइड सेपरेट्स, डिजिटल डिवाइड सेपरेट करता है किससे? डिवाइड एंड रूल तो आप सभी ने सुना होगा, भेदभाव करना, अलग अलग कर देना चीजों को, लेकिन डिजिटल डिवाइड रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। आज भी कुछ ऐसे गांव या कस्बे होंगे जहां पर लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। यदि हम शहरों की बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम में है, देखा है हमने। हर एक पर्सन टेक्नोलॉजी की मदद से कहाँ पहुँच चुका है, राइट? हर एक पर्सन, चाहे हम किसी भी एज पर्सन की बात कर लें, बच्चा, टीनेजर, अडल्ट, है ना, हर एक पर्सन के पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स होते हैं और वो इंटरनेट पर बेस्ड जो सर्विसेज है उसका यूज़ करता है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन आज भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा रहा है। सो बेसिकली यही क्या कहलाता है? आपका डिजिटल डिवाइड कहलाता है। तो डिजिटल डिवाइड सेपरेट करता है किससे? ठीक है, क्या होता है समझ लो। दोज हु हैव अ कंप्यूटर एंड दोज हु डू नॉट, जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास नहीं है। यूरोप एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है। दोज हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड दोज हु आर नॉट, या नन ऑफ द अबव। सो भाई डिजिटल मतलब जैसे डिजिटल वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसी की याद आ जाती है, राइट? यही वर्ड बेसिकली आता है। सो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि वो पर्सन्स जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर को समझते हैं, दे आर कंप्यूटर लिटरेट, एंड दोज हु आर नॉट, जिनको अभी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिजिटल डिवाइड सेपरेट करता है उन पर्सन्स को हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड हु आर नॉट। और ये तीनों ऑप्शंस हो गए आपके यहाँ पर रॉन्ग। क्लियर हुआ? अब सिर्फ एक ये रीजन नहीं है कि कंप्यूटर लिटरेट, बाकी इसके अलावा भी कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज करना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, है ना, क्योंकि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं वही डिपेंड हो चुकी है। सो होप यू क्लियर दैट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। ओके, अब डिजिटल डिवाइड वाला टॉपिक हमने साइबर एथिक्स चैप्टर से अच्छे से पढ़ा है। प्लेजरिज्म, डिजिटल डिवाइड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स, नेट टिकट्स क्या होता है, ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए ना इस चैप्टर से, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना। ओके, अब 11th क्वेश्चन पे आ गए हम। 10th क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे प्रॉपर एमसीक्यूज। क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, पढ़ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। 11th और 12th क्वेश्चन में भी वही सेम चीज रहेगी, क्वेश्चन दिया रहेगा, पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक तो एमसीक्यूज मिले, 11 और 12 में भी एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज मिलेंगे वो रहेंगे असर्शन रीजन बेस्ड। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दो चीजें दी रहेगी, उन दोनों को ध्यान से पढ़कर आपको एनालाइज करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनालाइज क्या करना है वो देख लो। असर्शन दिया रहेगा, रीजन दिया रहेगा। अभी असर्शन रीजन है क्या, ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिए रहेंगे। असर्शन और रीजन को पढ़ के ये पता करना सबसे पहले कि असर्शन ट्रू है या रीजन फॉल्स है, या फिर रीजन फॉल्स है या असर्शन ट्रू है। पहले तो ये एनालाइज करना। अब भाई स्टेटमेंट पढ़ के जैसे ट्रू फॉल्स आप सॉल्व नहीं करते हो, ट्रू फॉल्स देखकर भी स्टेटमेंट पढ़ के आप बता देते हो ना कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, वैसे ही आपको एनालाइज करना है। यदि आपको पहला लगता है कि असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स दिया हुआ है, सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या आपको ऐसा लगता है कि असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू दिया हुआ है, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट व्हाट, जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे तब क्या करोगे?
जब दोनों ट्रू होंगे तब ये देखना कि जो रीजन है, जो कारण बताया है इस स्टेटमेंट का, वो रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तब इस केस में बोथ आर ट्रू, तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ट्रू होगा, या फिर बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ट्रू होगा। सो क्या एनालाइज करना है आपको? सबसे पहले ये देखना है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और ट्रू है तो रीजन करेक्ट है या नहीं है, और दोनों ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको एनालाइज करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। असर्शन क्या दिया है? HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और रीजन दिया हुआ है HTML इज यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पर देखो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसको यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो असर्शन तो ट्रू लिखा है कि एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इसका यूज तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये हो गया फॉल्स। करा ना हमने एनालाइज। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सो कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सी। समझ में आया? सो असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको HTML से, इंटरनेट से ही मिलेंगे। ओके, वहीं से प्रिपेयर करना है, साइबर एथिक्स से नहीं मिलेंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन दिया हुआ है CSS डिस्प्लेस वेब पेजेस वेरी डिफरेंट इन द डिफरेंट ब्राउजर्स। डिफरेंट ब्राउजर्स पर डिफरेंट तरीके से CSS के जो कोड होते हैं वो रेंडर होते हैं, वेब पेजेस के फॉर्मेट में आपको शो होते हैं, राइट। सो ये असर्शन हमें दिया हुआ है। अब ये हमें पता है क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये हमने एक लिमिटेशन देखा था जब हमने CSS पढ़ा था, तो CSS के फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब देखा था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कैसे आप क्रिएट करते हो, फाइन, प्रैक्टिकल के साथ। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। CSS इज वेरी लिमिटेड इन ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। सो यस, ये भी ट्रू है और कहीं ना कहीं ये इससे रिलेटेड है, इसी का रीजन लिखा हुआ है, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी को ही ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चंस आपको किस तरीके से पूछे हैं? चेक द आंसर, ए इज करेक्ट। सो असर्शन रीजन आपको 11 और 12 क्वेश्चन पे मिलेंगे ओनली, जो HTML CSS से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको इसी से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना। ओके, बाकी चैप्टर्स से नहीं करना आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर। नाउ वी आर ऑन सेक्शन बी, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब सेक्शन बी से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर अटेम्प्ट करना है, आपको लिख कर आना है प्रॉपर। बस यहाँ पे वेरिएशन रहेगा, आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, इस तरीके के सेक्शंस के फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 12 के बाद से आप टोटल 19 क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे। ओके, सो 30th क्वेश्चन, हाउ इफेक्टिव इज ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग कैसे इफेक्टिव है ये बताना है आपको। सो आप सभी को पता है अच्छे से कि एक पेंडेमिक के बाद देखा जाए तो उस टाइम पे आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो स्टडी है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, क्योंकि घर बैठे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए हो, जहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स ने आपका पूरा साथ दिया, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑनलाइन लर्निंग कैसे इफेक्टिव है वो आपको बताना है। इट इज़ नॉट ओनली मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स बट इट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। Online courses consume 90% less energy and release 85% less carbon dioxide per student than traditional in-person courses, according the Open University in the United Kingdom। ये बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम की। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी आंसर अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से लिख कर आना, मतलब कि ऑनलाइन लर्निंग के एक तरीके से यहाँ पे एडवांटेजेस पूछे गए हैं, ये आप फीचर्स भी लिखकर आ सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग को आप 24/7 आवर्स कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर आपको कोई कन्विंस या कोई ट्रैवल नहीं करना होगा, राइट। ये इफेक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पे आप अगेन एंड अगेन लेक्चर्स को रिपीट करके देख सकते हो, सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो घर बैठे, राइट। सो इस तरीके से ये इफेक्टिव है। फाइन, समझ में आ गई मेरी बात? क्या लिख कर आओगे आंसर में? ओके, पॉइंट वाइज लिख कर आना, 2 या 4 पॉइंट लिख कर आ सकते हो, ये भी लिख कर आ सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे इस तरीके से भी। क्लियर? 14th क्वेश्चन,
राइट एनी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के 4 डिसएडवांटेजेस लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, सामने से दिया है आपको कि 4 लिखना है, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहाँ काउंट होंगे। सो ई कॉमर्स पहले बताया है कि क्या होता है, आंसर लिखने का करेक्ट वे। ई कॉमर्स के बारे में बता दो कि ई कॉमर्स में ई शॉपिंग को इंक्लूड किया गया है, फिर उसके हम डिसएडवांटेजेस बता दें, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, और ये सब हम ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं। सो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका फुल फॉर्म है दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड द एक्सचेंज ऑफ डेटा। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। शिपिंग प्रॉब्लम्स एंड डिलेज, आपने आज कुछ ऑर्डर किया, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, कभी कभी और डिले भी हो जाता है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है कि आपने कोई फ्रॉडुलेंट वेबसाइट से शॉपिंग कर ली हो जो कि सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, आपका फंड वहाँ पे उलझ गया, आपको नहीं मिला और ना आपको ऑर्डर आया, राइट। लेस कॉन्टैक्ट विथ योर कम्युनिटी, अब आप सिर्फ फोन के थ्रू कॉन्टैक्ट में हो या वेबसाइट्स के सर्विसेज के थ्रू कांटेक्ट में हो, आप पर्सनली किसी को नहीं जानते हो, पहचानते हो, फेस टू फेस नहीं मिले हो, सो यहाँ पे लेस कांटेक्ट रहता है, राइट। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, अब आपको यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आप एक वेबसाइट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो कहीं ना कहीं आप टाइम स्पेंड करते ही हो, ज़्यादा टाइम, राइट। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी अदर देन दिस एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, राइट। सो ये हमें समझ में आया। अब जैसे हमें पता है कि हर एक वेब सर्विस की यदि बात कर ले तो जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस होता ही है, बिना डिसएडवांटेजेस के तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, राइट। अब 14th क्वेश्चन आपको मिलेगा और में, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया पेपर में 30% आपको चॉइस मिलेगी, तो 14th क्वेश्चन यहाँ पे आपको और में मिलेगा। सो राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ई ग्रुप। ई ग्रुप के एडवांटेजेस लिखना है। ई ग्रुप, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, जैसे ऑनलाइन लर्निंग भी देखा, ये सब इंटरनेट बेस्ड वेब सर्विसेज हैं, सब हमने अच्छे से पढ़ी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए ई ग्रुप्स के? पहला तो हो गया फ्लेक्सिबल होता है, एक लेवलिंग मेंटेन रहती है, ओके। सो ई ग्रुप्स आर एक्सेसिबल 24/7 आवर्स एनीवेयर एज लॉन्ग एज देयर इज एन इंटरनेट कनेक्शन। हर एक इंटरनेट सर्विस के लिए, वेब सर्विस के लिए इंटरनेट कनेक्शन होने की ज़रूरत होती है। ये है तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगी, मतलब आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर इंटरनेट कनेक्शन। ये जब 2 चीज़ है तो आप डिफरेंट टाइप की इंटरनेट वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो 24/7 आवर्स, फाइन। लेवलिंग, ई ग्रुप्स एनकरेज यूजुअली शाय पीपल टू स्पीक अप and say as much as they want, while those who are usually outgoing cannot interrupt. Documented reflection, okay? So समझ में आ रहा है, जो शाय पीपल्स होते हैं वो भी जैसे किसी को डर रहता है ना, फेस टू फेस किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो वो भी इस तरीके से ई ग्रुप्स के अंदर बात करना सीखते हैं, उनकी शाइनेस कहीं ना कहीं दूर होती है, राइट, और वो इनकरेज होते हैं, ओके। सो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लिखने थे एडवांटेजेस के। अब हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं एडवांटेजेस के, कोई भी 2 पॉइंट लिख कर आना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द हाइपरटेक्स्ट लिंक? हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है? तो हाइपर लिंक की ही बात हो रही है यहाँ पर। HTML पार्ट 2 जो सेकंड चैप्टर था, 5th चैप्टर था हमारा, उसमें हमने देखा था क्या? उसमें हमने देखा था कि लिंकिंग कैसे क्रिएट की जाती है, 2 वेब पेजेस को आपस में कैसे लिंक करते हैं, एक सेम वेब पेज में लिंकिंग कैसे क्रिएट करते हो, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग हमने यहाँ देखी थी एंकर टैग की मदद से। तो हाइपरटेक्स्ट लिंक होता क्या है? गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक। सो हाइपरटेक्स्ट अलाउज टू लिंक HTML एलिमेंट्स, text or images to another document or a new section within the current document, है ना। सो यहाँ पे बात हो गई आपकी क्या, कि हाइपर टेक्स्ट को यदि आप लिंक करना चाहते हो, किसी HTML वेब पेज को लिंक करना चाहते हो कोई न्यू सेक्शन के साथ या कोई अनदर डॉक्यूमेंट के साथ, तो पर्टिकुलर इसे हम हाइपर लिंकिंग कहते हैं। सो अनदर डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल लिंकिंग, अ न्यू सेक्शन विद इन द पेज इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। कौन सा टैग यूज करते हैं हम इसके लिए? एंकर टैग यूज करते हैं। क्या सिंटेक्स होगा? तो ये आपका सिंटेक्स है, देखो क्या लिखा है, एंकर टैग स्टार्ट किया, बिना href एट्रीब्यूट के आप इस टैग को यूज नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि एंकर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसमें आप क्या बताते हो, लिंकिंग के लिए रेफरेंस बताते हो कि किस हाइपर टेक्स्ट को रेफरेंस करना है, किस हाइपर टेक्स्ट को या किस वेब पेज को आपको लिंक करना है, तो उसका रेफरेंस हम यहाँ पर देते हैं, राइट। अभी यदि कोई सेक्शन होगा तो उस सेक्शन का नाम लिख दोगे, या कोई वेब पेज होगा, सपोज 1.html नाम का पेज है तो उस वेब पेज का नाम लिख दिया, ठीक है। अब सपोज आपने यहाँ पे लिखा क्लिक, तो जब भी यूजर किसी वेब पेज में क्लिक पर क्लिक करेगा तो एक अनदर वेब पेज खुल जाने वाला है, ओके। तो समझ में आया वो कैसे पॉसिबल हुआ? विद द यूजिंग एंकर टैग, जिसको बिना href एट्रीब्यूट के आप यूज नहीं करते हो। अब
हाइपरलिंकिंग आप इमेज पे भी बना सकते हो, जैसे हमने ये टेक्स्ट पे इमेज हाइपरलिंकिंग क्रिएट की, इसी तरीके से आप इमेज पर भी हाइपरलिंकिंग क्रिएट कर सकते हो। इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज से फर्दर डिटेल ओपन हो जानी है, या इमेज पे क्लिक करने से एक नया वेब पेज खुल जाएगा, इमेज पे क्लिक करोगे तो उसी सेक्शन में इमेज की डिटेल्स पर पहुंच जाओगे। ओके, सो उसके लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं, जिसमें इमेज का सोर्स स्पेसिफाई करते हैं विद SRC एट्रीब्यूट। तो ये दो चीज कान खोल के सुन लो और याद कर लो अच्छे से। इमेज को SRC एट्रीब्यूट के साथ ही यूज किया जाता है, एंकर टैग को HREF एट्रीब्यूट के साथ ही यूज किया जाता है। इनके बिना इन दोनों टैग का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑनलाइन फ्रॉड? साइबर एथिक्स का ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है? अब जैसे कि ऑनलाइन वेब सर्विसेज आप जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई बंदा चाहता है कि बिना मेहनत के, बिना कोई हार्डवर्क के, यदि आपको मोबाइल लैपटॉप PC की मदद से आपके काम हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं, कन्वीनियंट वे में हो रहे हैं, तो हम क्यों बाहर जाएं और टाइम वेस्ट करें, मनी वेस्ट करें, राइट? तो आप ऑनलाइन सारी सर्विसेज को एक्सेस करते हो। वहीं पर ऑनलाइन फ्रॉड जैसे केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट? जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स होती हैं जो आपके सिस्टम को हैक कर सकती हैं, वायरसेस होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपकी कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, आपके कुछ क्रेडेंशियल्स हो, पासवर्ड्स हो, आपका ईमेल आईडी हो, आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे कोई अकाउंट हो, ये सारी चीज़ें हैक हो सकती हैं, राइट? तो ऐसे कुछ ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। तो इसको क्या कहा गया है और कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, वही लिखना है। सो फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड द ऑनलाइन फ्रॉड। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रॉड कमिट होता है, ऑनलाइन फ्रॉड कहलाता है। दैट में ऑकर इन मेनी फॉर्म्स, जैसे नॉन डिलीवर्ड गुड्स, आपने किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया, ई शॉपिंग वेबसाइट थी, ठीक है, अब आपके पास गुड्स पहुंचा ही नहीं, आपने जो ऑर्डर किया आपके पास में आपका पार्सल आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कोई फ्रॉडुलेंट वेबसाइट के साथ में ट्रांजैक्शन कर लिया था, राइट? तो एक इस तरीके से हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें किस वेबसाइट्स का कौन से सिक्योर वेबसाइट से और कहाँ से आपको ट्रांजैक्शन करना है, सेफ कहाँ से रहेगा, सिक्योर कहाँ से होगा, ठीक है। नाउ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स की इंफॉर्मेशन भी स्टील हो सकती है, जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जानते हैं। फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रॉडुलेंट पेमेंट कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे आजकल हम UPI Paytm और इसका यूज़ करते हैं, तो सेफ सिक्योर है, लेकिन कुछ फ्रॉडुलेंट्स भी होती हैं, तो बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं आप फ्रॉडुलेंट का हिस्सा तो नहीं हो। नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, फिर भी उन्होंने अपने मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स की मदद से कुछ ऐसे मेलिशियस वेबसाइट्स क्रिएट किए हुए हैं जो यूजर से पैसे ऐंठने के लिए, उनका जो बैंक अकाउंट है वो स्टील करने के लिए, मनी स्टील करने के लिए एग्जिस्ट हैं। ओके, तो मेरी बात समझ में आ गई? सो ये कुछ ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाते हैं। फाइन, नाउ 16th क्वेश्चन इज अगेन इन और, 14th भी और में मिला है, 16th भी और में मिलेगा आपको। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आपको और में दिख गए अभी तक। यूजिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर पायरेसी कैन बी स्टॉप्ड, हाउ? यूजिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर पायरेसी कैन बी स्टॉप्ड, सॉफ्टवेयर पायरेसी स्टॉप हो सकती है कैसे? So the copyright in the work of authorship immediately becomes the property of the author। जैसे ही आपने कोई अपना वर्क क्रिएट किया और उसको पब्लिक किया इंटरनेट पर, तो इमीडिएटली उस पर ऑथर के राइट्स आ जाने चाहिए। हु क्रिएट दी वर्क, मतलब कि उस पर ऑथर का नाम, उसका टैग आ जाना चाहिए कि ये वर्क किसका है, किसके थ्रू क्रिएट किया गया है। ओनली द ऑथर और दोज डिराइविंग देयर राइट्स थ्रू द ऑथर कैन राइटफुली क्लेम कॉपीराइट। अब ऑथर का ही उस पर राइट होना चाहिए, वही चाहे तो उसे सेल कर सकता है, किसी को शेयर और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, आप उसकी परमिशन लेकर उसके कॉपीराइटेड वर्क को यूज कर सकते हो, राइट? और बल्कि जो ऑथर है उसे ये राइट होना चाहिए कि वो क्लेम भी कर सके कि भाई इस बंदे ने मेरे वर्क को यूज किया है, अपना नाम बताकर यूज किया है, राइट? सो मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे आप सॉफ्टवेयर पायरेसी को स्टॉप कर सकते हो। फाइन, नाउ सो ये आंसर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, प्लेजरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिटेल में समझा है हमने सारी चीजों को, राइट स्टूडेंट्स? 17th क्वेश्चन, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ CSS। CSS के क्या एडवांटेजेस होते हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिमिटेशन देखा था, असर्शन रीजन में देखा था ना, एक लिमिटेशन की ब्राउजर कंपैटिबिलिटी होती है, बस वही यहाँ पर। अब एडवांटेजेस में आपसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया, ये डिसएडवांटेजेस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो एडवांटेजेस क्या हो गए? इट हेल्प्स टू मेक कंसिस्टेंट एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन वेब पेजेस। सिंपल सी बात है कि आप यदि अपने वेब पेजेस में कंसिस्टेंट और स्पॉन्टेनियस चेंजेस देखना चाहते हो, आप अपने वेब पेज को और ज़्यादा इंटरैक्टिव, डेकोरेटिव बनाना चाहते हो,
कम कोड में ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो वेब पेज को, तो यहाँ पे हम CSS का यूज कर लेते हैं। इट इंप्रूव्स द लोडिंग स्पीड ऑफ द पेज। पेज भी फास्ट स्पीड से लोड होता है जब आप CSS के साथ में पेज को लोड करते हो। इट हैज द एबिलिटी टू रिपोजिशन द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। इट हैज बेटर डिवाइस कंपैटिबिलिटी, राइट। सो मेरी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गए आपके एडवांटेजेस हो गए, राइट। 4 लिखे हुए हैं, 2 भी लिख कर आ सकते हो, 3 भी लिख कर आ सकते हो, 4 पूरे भी लिख कर आ सकते हो, 1 मत लिख कर आना। ओके। 18th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉल स्पैन एंड रो स्पैन? कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या देखे थे हमने? टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स देखे थे। मतलब टेबल जब आप क्रिएट करते हो कुछ इस तरीके से, जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो कॉलम्स को या रो को आपको मर्ज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लें कि हम 2 कॉलम को और रो को मर्ज करने वाले हैं, तो ये हो गया आपका क्या, रो स्पैन हो गया। और यहाँ पर देखो आपने कॉलम को मर्ज कर दिया तो ये आपके कॉल स्पैन हो गए। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन होता क्या है? टेबल टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। जब रो और कॉलम को आपको मर्ज करना होता है तब हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। सो कॉल स्पैन इज यूज्ड टू कंबाइन सेल्स हॉरिजॉन्टली। कॉलम ऐसे ही होते हैं ना, इन कॉलम्स को यदि मर्ज करना है तो हॉरिजॉन्टली आप कॉल स्पैन का यूज करते हो, और रो स्पैन का यूज करते हैं टू कंबाइन दी सेल्स वर्टिकली। It specifies the number of columns that the cell spans across the shows them as a single cell। मतलब यहाँ पे कॉल स्पैन, यदि आपको 2 कॉलम को स्पैन करना है, मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू से उसमें मर्जिंग करवा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप रो स्पैन में भी एक इंटीजर वैल्यू देते हो तो वर्टिकली रोज जो होती है वो मर्ज हो जाती हैं। सो इट मर्जेस द नंबर ऑफ सेल्स वर्टिकली एंड शोज देम एज अ सिंगल सेल। और उस मर्ज होने के बाद में वो सेल एक सिंगल सेल के फॉर्म में शो होती है। क्लियर हुआ? इसमें डिफरेंस भी आता है, देखा है प्रीवियस हमने सैम्पल पेपर्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जैसे इमेज का SRC एट्रीब्यूट, एंकर टैग का HREF एट्रीब्यूट, वैसे टेबल टैग का कॉल स्पैन, रो स्पैन और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में हर साल अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो अच्छे से इन्हें कर लेना, प्रैक्टिकल के साथ हमने समझा है। 18th क्वेश्चन इज अगेन इन और। 14, 16 और 18 2 मार्क्स में सेक्शन बी में और में आपको पेपर में भी मिलेंगे। ओके। सो 18th क्वेश्चन है, शाहनवाज हैज टू क्रिएट फॉलोइंग लिस्ट थ्रू HTML एज अ पार्ट ऑफ हिज सोशल साइंस प्रोजेक्ट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमने बुक में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें शाहनवाज को क्रिएट करना है लिस्ट, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है थ्रू HTML। अब इसमें जो है सोशल साइंस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है उसे। हेल्प हिम टू राइटिंग दी HTML कोड। अब HTML कोड आपको बताना है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो लिस्ट पहले ध्यान से देख लो। अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, इजिप्ट, कायरो, इथियोपिया, एडिस अबाबा, केन्या, नैरोबी। ओके। सो ये समझ में आ गया। अब इसमें कैसे आपको क्रिएट करना है, कौन से HTML टैग का आपको यूज करना है, तो वही कोड आपको बेसिकली बताना है। तो पहली बात तो यहाँ पे आप यदि देख सकोगे तो आपको नेस्टेड लिस्ट दिखेगी। नेस्टेड लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है, राइट। कि एक तो 1 2 3 की लिस्ट है और उसके अंदर फिर फर्दर बुलेटेड लिस्ट है। तो लिस्ट के लिए हम 2 टैग्स का यूज करते हैं, कौन से? ऑर्डर्ड लिस्ट का और अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसे OL और UL टैग की मदद से आप एक्सेस करते हो, ठीक है। और ये कंटेनर टैग होते हैं, फाइन। अब इनमें लिस्ट तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड बन जाएगी। मतलब क्या हुआ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का, कि ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 वाली जो लिस्ट होती है, ABC रोमन नंबर्स की, IIII IB वो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो बुलेटेड, सर्कल, स्टार से जब आप लिस्ट के आइटम्स बता देते हो तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि बुलेटेड से शो हो रही है। डिफरेंस हमें क्लियर, फाइन। अब लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए हम जिस टैग का यहाँ यूज करते हैं वो LI टैग होता है, लिस्ट आइटम टैग, ठीक है। ये भी कंटेनर टैग होता है। तो जो भी आपको लिस्ट के आइटम स्पेसिफाई करने हैं वो आप इस LI टैग के अंदर ही स्पेसिफाई करते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे इजिप्ट हो गया तो यहाँ पे आपने इजिप्ट लिख दिया, इथियोपिया, ठीक है, केन्या, तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो सेम यहाँ पर भी आप LI टैग का यूज करोगे और LI टैग में आप क्या स्पेसिफाई कर दोगे? LI टैग में आप यहाँ पर इनकी कैपिटल्स को स्पेसिफाई कर दोगे, LI टैग देन क्लोज कर दोगे। तो ये हमने मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें OL और UL टैग का यूज करना है। बट
ऐसा लिखने से तो ये लिस्ट अलग अलग क्रिएट हो जाएगी, हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपको इसी जगह पर यूएल टैग को यूज करना होगा लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइटम में आपको फर्दर इसको यूज करना होगा ताकि आप इस तरीके की नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सको। सो इसका कोड क्या होगा और कैसे होगा वो देख लेते हैं। HTML बॉडी टैग में हमने लिखा अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, जैसे कि टॉप में शो हो रहा था। ओएल टैग में, LI टैग में आपने लिखा इजिप्ट। ये ओएल टैग का ये पहला पॉइंट, ओएल से 1 नंबर से इजिप्ट क्रिएट हुआ और उसके अंदर हमने अप्लाई कर दिया क्या, यूएल टैग। देखो ये ओएल टैग के अंदर आपने क्या अप्लाई किया, ये ओएल टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, फाइन। ये पहला ओएल टैग का लिस्ट आइटम हुआ। ये दूसरा लिस्ट टैग के अंदर हमने इथोपिया क्रिएट किया है, देन यहाँ पे फिर आपका यूएल टैग स्टॉप, ओके। देन अगेन आ जाओ ये थर्ड, और यहाँ पे ये आप फिर से देख सकते हो कि एक यूएल टैग यहाँ पे हमने अप्लाई किया। तो हर एक लिस्ट आइटम के अंदर आपने यूएल टैग को स्टार्ट और एंड किया है। एक ओएल टैग की लिस्ट में आपने अनदर यूएल टैग की लिस्ट को यूज किया और ओएल टैग यहाँ क्लोज हुआ है, फाइन। सो समझ में आ गया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। सो ऐसा करने से क्या होगा, नेस्टेड लिस्ट जैसी अभी हमने देखी वो क्रिएट हुई, ठीक है। अब टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी कहानी मैं यहाँ बताने वाली हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है इन लिस्ट से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट यदि एट्रीब्यूट की बात करें लिस्ट से रिलेटेड, जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो दो एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप और स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज ओएल टैग में किया जाता है, मतलब कि यदि आप चाहते हो क्या कि जो नंबर की लिस्ट है या अल्फाबेट्स की जो लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो वो किसी पर्टिकुलर नंबर से शुरू हो, सपोज 10 से या 5 से शुरू हो, तो यहाँ पे हम वो नंबर स्पेसिफाई करते हैं जहां से आपको लिस्ट शुरू करवानी है। तो अब आपकी लिस्ट 1 2 3 से शुरू नहीं होगी, अब आपकी लिस्ट कहाँ से शुरू होगी, 5 6 7 इस तरीके से स्टार्ट होगी। तो ये ओएल टैग का एट्रीब्यूट हुआ स्टार्ट करवाने के लिए जिस पर्टिकुलर नंबर से। सपोज कोई अल्फाबेट से आपको शुरू करवानी है C से D से, तो वो भी आप यहाँ पास कर सकते हो। टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है, दोनों में यूज होता है, ओएल टैग में भी और यूएल टैग में भी। टाइप बताते हो आप यहाँ पे कि लिस्ट में जो लिस्ट आइटम में जो लिस्ट के नंबर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए। सपोज रोमन नंबर्स में आप लिस्ट क्रिएट करवाना चाहते हो, आपकी जो लिस्ट है वो इस तरीके से क्रिएट होगी, तो टाइप में आपने वो मेंशन कर दिया। अब यूएल टैग की बात करते हैं, तो यूएल टैग में सपोज आप टाइप चाहते हो कैसा, कि स्क्वायर टाइप में, किस टाइप में, स्क्वायर टाइप में आपकी लिस्ट शो हो, तो इस तरीके से स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर्स के फॉर्मेट में, जैसे डिस्क होती है ना, बुलेट्स होती है ना, वैसे अब यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में आपके लिस्ट आइटम्स रिप्रेजेंट होंगे। सो बात समझ में आ गई। टाइप और स्टार्ट दो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं ओएल यूएल टैग के, जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्क का यूज किया भी गया, ये यूज नहीं भी करते तो डिफॉल्ट आपको इस तरीके से बुलेटेड लिस्ट ही शो होती है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो डिफॉल्ट ऐसे ही शो होती है, और ऑर्डर्ड लिस्ट जो डिफॉल्ट शो होती है बिना एट्रीब्यूट के वो 1 2 3 में शो होती है। ओके, सो समझ में आ गई बात। 18th क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। आ जाओ 19th क्वेश्चन पर। Explain the concept of submit and reset buttons in HTML forms. HTML forms में submit और reset बटन का क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर्म सभी को अच्छे से क्लियर है। HTML फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स जनरली जो होते हैं, आपने फॉर्म अपने स्कूल में भी फिल किए होंगे, कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी पहले फॉर्म फिल करते हो, कहीं भी एंट्रेंस के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको कोई फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हो। तो फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है यूज़र की इनपुट को एंटर करवाने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो इनपुट कैसे लिया जाता है, हमेशा फॉर्म में सपोज नेम लिखा हुआ है तो उसके आगे एक बॉक्स बना रहता है, यहाँ आप अपना नाम लिख देते हो। क्लास लिखा रहता है, यहाँ एक बॉक्स बना रहता है, क्लास ओके और कैंसिल जैसे कुछ बटन्स रहते हैं, तो आप इन पे क्लिक कर देते हो। अब ये फॉर्म्स आप पेपर पे भी आपको मिलता है या ऑनलाइन भी आप देखते हो, तो आपको फॉर्म्स इस तरीके से दिखते हैं यूजर्स के इनपुट लेने के लिए, है ना। तो HTML में आप वेब पेजेस में भी फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो HTML फॉर्म में सबमिट और रीसेट बटन क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो समझाना है। तो जब भी यूजर से इनपुट लिया और उसे सबमिट करना है तो हम सबमिट बटन का यूज करते हैं। यदि यूजर इस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहता है, नया यूजर कुछ रीसेट करना चाहता है वैल्यूज को, तो रीसेट बटन का यूज होता है। अब देख लो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन इन यूजेस द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ सबमिट बटन विच सबमिट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू अ फॉर्म हैंडलर, ठीक है। द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। अब जो भी फॉर्म में वैल्यू आ रही है तो HTML का एक फॉर्म हैंडलर होता है जो कि इस टैग के थ्रू जो भी वैल्यूज आई है उसे सर्वर साइड पर पहुंचाता है, ठीक है। इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट की यदि बात कर लें तो डिफाइंस अ रीसेट बटन विच रीसेट्स ऑल फॉर्म वैल्यूज टू इट्स इनिशियल वैल्यूज। ओके, समझ में आ गई बात, फाइन। नेक्स्ट सेक्शन सी पर अब हम आ गए। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
ओके। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, 3 मार्क ईच के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे होंगे, आपको कोड लिखना होगा, कोड दिया होगा तो आउटपुट बताना होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट वाइज होंगे कि इन 3 पॉइंट को सॉल्व करके बताओ, ओके। सो क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही मिलेंगे, या फिर आपसे अगेन डिसएडवांटेज, एडवांटेज, फीचर, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स में भी पूछ सकते हैं, ओके। चलो देख लेते हैं 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीडी एंड टीएच टैग। देखो डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा है आपसे कि टीडी और टीएच टैग में क्या डिफरेंस है। टीडी टैग टेबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, टीएच टैग टेबल की हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सपोज ये टेबल आपने ड्रॉ करी टेबल टैग से, तो टेबल टैग में ये जो सेल्स क्रिएट होती है ना, ये सेल्स आपके टीडी टैग से क्रिएट हो जाती है, मतलब टेबल के डेटा, ठीक है। ये आपका टेबल का डेटा है, लेकिन वही आप चाहते हो कि यहाँ पे टेबल की हेडिंग रिप्रेजेंट हो, यहाँ पर टेबल की हेडिंग हो। जैसे सपोज आपने लिखा रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और उसकी क्लास, और फिर यहाँ आप फर्दर कुछ वैल्यूज को इनपुट करवाना चाहते हो, लाइक 1 नाम हो गया ABC, क्लास सपोज 2 XYZ, और इस तरीके से आप डेटा इनपुट कर रहे हो, फाइन। तो ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है ये टेबल का डेटा है, और जो ब्लू कलर रेड कलर से आपको जो दिख रहा है जो बोल्ड हेडिंग हो जाती है वो हेडिंग होता है। तो टेबल में हेडिंग को क्रिएट करने के लिए हम टीएच टैग का यूज करते हैं, और डेटा को क्रिएट करने के लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं। ध्यान रखना है ये चीज अच्छे से, ओके। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्लियर। एक्सप्लेन अलाइन एंड बिजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ टीआर टैग। अब टेबल की जो रो है, देखो फिर से बताती हूँ, जो टेबल हमने देखी इसमें ये जो रो है ना, टेबल में रो क्रिएट होती है। इंडिविजुअल रो किस एट्रीब्यूट की, किस टैग की मदद से क्रिएट होती है, तो रो के लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे टीआर टैग का। तो इस टीआर टैग की मदद से ही ये रोज क्रिएट होती है। तो टीआर टैग का अलाइन और बीजी कलर एट्रीब्यूट को आपको बताना है। तो हर एक रो में जो डेटा है वो कैसा अलाइन होगा, लेफ्ट राइट सेंटर, वो अलाइन एट्रीब्यूट का काम होता है। और हर एक रो का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, रो का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू, तो बीजी कलर के थ्रू आप उसे भी सेट कर सकते हो। सो क्वेश्चन का कुल मिला के मतलब समझ लिया। आंसर कैसे लिखोगे, देखो TD is the table data cell which align the text left by default in a regular GUID, while TH tag is the table header which align the text center by default in bold face। क्या देखा हमने कि TD टैग जो कि टेबल डेटा के लिए यूज किया जाता है उसमें डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होती है, लेकिन TH टैग जो कि टेबल हेडिंग के लिए यूज किया जाता है उसमें जो हेडिंग होती है वो डिफॉल्ट सेंटर अलाइन होती है, क्योंकि हेडिंग होती है और बोल्ड फेस में होती है, ओके। समझ में आया। और जो टेबल का डेटा होता है वो नॉर्मल फेस में होता है, मतलब बोल्ड फेस में आपकी हेडिंग शो होती है। अब यहाँ पर टीआर टैग का जो अलाइन एट्रीब्यूट है, अलाइन कंटेंट द टेबल रो, टेबल रो का जो कंटेंट है उसे कैसे अलाइन करना है आपको, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, वो इसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो। बीजी कलर स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल रो का बैकग्राउंड कलर, रेड ग्रीन ब्लू येलो, जो आपको सेट करना है वो कलर सेट कर सकते हो। बीजी कलर की जगह यदि बैकग्राउंड दिया होता तो आप बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते थे, यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि क्या आपसे पूछा है। अब ये डिफरेंस को ना आप कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ वाइज ही लिखो, कॉलम वाइज आराम से आप 2 डिफरेंस बना सकते हो। तो ऑब्वियस ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा है, ये आपसे 1 मार्क में पूछा है, हाफ हाफ के अकॉर्डिंग, राइट। समझ में आ गया। क्वेश्चन का डिवीजन आपको समझ में आना चाहिए, क्या पूछा और आंसर कैसे लिखकर आना है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखकर आओगे तो ज्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सो 21st क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। अब साइबर एथिक्स का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स के प्लेजरिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर कोल्यूजन ऑकर्स व्हेन वन स्टूडेंट प्रोड्यूसेस वर्क एंड अलाउज अनदर स्टूडेंट टू कॉपी इट। If both students submit the work, both the student will be deemed to have colluded। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, तो टाइप्स आपको इजीली क्लियर होंगे। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी भी पर्सन के, दूसरे पर्सन के, अनदर पर्सन के वर्क को कॉपी करता है और अपना नाम बता के रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। मतलब किसी की कॉपीराइटेड वर्क को यदि आप अपना नाम बता के रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, सो बेसिकली ये इलीगल होता है, इसी को हम प्लेजरिज्म कहते हैं, राइट। यदि आपको इस तरीके से काम करना है, किसी की वर्क को कॉपी करना है और रिप्रेजेंट करना है, तो आप बाकायदा उसको साइटेशन देकर या उसका जो वर्ड है, जो भी आप उस पर्टिकुलर का ऑथर का, किसी का लिटरेरी वर्क हो सकता है, किसी का आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, किसी ने कोई म्यूजिक कंपोज किया है वो हो सकता है, राइट, किसी का डिजाइन आर्ट कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट पे जो चीजें आपको मिलती है, यदि यूज करते हो तो उसे रिफ्रेश करके यूज करो, साइटेशन के साथ यूज करो। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो बेसिकली हमने प्लेजरिज्म समझ लिया। अब आपको ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा कि व्हेन वन स्टूडेंट प्रोड्यूस वर्क एंड अलाउज अनदर स्टूडेंट टू कॉपी इट। किसी एक स्टूडेंट ने वर्क
प्रोड्यूस किया और अलाउ किया कि दूसरा स्टूडेंट उसे कॉपी करे, इफ बोथ स्टूडेंट सबमिट द वर्क बोथ द स्टूडेंट विल बी डीम्ड टू हैव कोल्यूटेड, ओके, क्योंकि दोनों का वर्क सेम होगा, एक जैसा होगा, ओके। नाउ सेकंड देखो, कंप्लीट प्लेजरिज्म। कंप्लीट प्लेजरिज्म किस टाइप से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट ऑकर्स व्हेन अ पीस ऑफ वर्क is copied entirely from a one or more sources। एक या एक से ज्यादा सोर्सेस से जब कोई पीस ऑफ वर्क को पूरी तरीके से कॉपी किया जा रहा है बिना कुछ चेंजेस के, सो उसे हम कहेंगे कंप्लीट प्लेजरिज्म। Partial occurs when sections of a document are directly copied and unacknowledged sources within an assignment। आप किसी असाइनमेंट में क्या करते हो, कहीं से कुछ सेक्शन को कॉपी कर लिया एंटायरली पूरे, फिर कहीं किसी और से कोई सेक्शन को कॉपी कर लिया, तो आपने थोड़ा थोड़ा कहीं से कॉपी पूरा करके क्या किया, आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक से ज़्यादा सोर्सेज से कुछ कुछ सेक्शंस को एज इट इज कॉपी करके कंप्लीट कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्लेजरिज्म, ओके। नेक्स्ट सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म मतलब खुद ही का क्रिएट किया हुआ वर्क आप सेम एज इट इज रिपीट कर रहे हो, किसी नए वर्क के साथ में लिंक कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म। ऑकर व्हेन यू reuse your previously written work or data in a new assignment and do not reference it appropriately। आप use तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसको आप reference भी नहीं कर रहे हो। Word switch, it occurs in case you copy a sentence or a paragraph into your assignment and change a few words, it will still be considered to be plagiarism। आपने कुछ ही words change किए हैं only, ठीक है, आपने एक सेंटेंस है, आपने कुछ वर्ड कॉपी किया है और उसमें आपने कुछ सेंटेंस में कुछ ही वर्ड्स को सिर्फ आपने रिप्लेस किया है, चेंज किया है, तो ये भी एक वर्ड स्विच प्लेजरिज्म का टाइप हम बोल सकते हैं। इनएडवर्टेंट प्लेजरिज्म ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर स्टडी स्किल्स बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी एकेडमिक मिसकंडक्ट, ओके। सो ये क्या हो गए, ये सारे आपके प्लेजरिज्म के टाइप्स हो गए। अब यहाँ पे 6 लिखे हुए, कोई भी 3 आप आसानी से लिख कर आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। 6 भी लिख कर आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 मत लिख कर आना, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है, विच सीएसएस प्रॉपर्टी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है, कौन से सीएसएस की प्रॉपर्टी इस तरीके के बॉक्स मॉडल को आप क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। तो सीएसएस में हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, सिलेक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स मॉडल क्रिएट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सीएसएस की यूज की जाती है। तो पहले बॉक्स मॉडल समझ लें। A rectangular box is wrapped around every HTML element. The box model is used to determine the height and width of the rectangular box. The CSS box consists of width and height, or in the absence of that, default values or the content inside, padding, orders, margin. तो कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हमने यहाँ पर, हाइट, विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर्स, मार्जिन, ये कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज है जो बॉक्स मॉडल, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मॉडल को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको क्रिएट करने के लिए आप जिन प्रॉपर्टीज का यूज करोगे वो बॉर्डर, पैडिंग, विड्थ, हाइट, मार्जिन, ये सारी प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फाइन, अब इन प्रॉपर्टीज को समझ लें। कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में जो कंटेंट होगा, जैसे ये बॉक्स देखा, इसमें द बॉक्स क्या हो गया, इस बॉक्स का कंटेंट हो गया। तो पहला तो आप कंटेंट सेट कर सकते हो, राइट, जो कि बॉक्स का कंटेंट होगा। अब वो कोई टेक्स्ट हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, बॉक्स के अंदर आप कोई टेक्स्ट, इमेज किसी को भी रख सकते हो, राइट। पैडिंग, एरिया सराउंडिंग द कंटेंट, सपोज ये बॉक्स है, इसके आसपास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था द बॉक्स, तो पैडिंग का मतलब क्या हुआ, एरिया सराउंडेड द कंटेंट एंड द बॉक्स, बॉक्स की जो ये सेल वॉल है उससे और कंटेंट के आसपास का जो एरिया है, यदि आपको वो बढ़ाना है तो आप पैडिंग करवा सकते हो, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। बॉर्डर, एरिया सराउंडिंग दी पैडिंग, पैडिंग के आसपास का जो एरिया है वो बॉर्डर कहलाता है। बॉर्डर कितनी थिक रखनी है, थिन रखनी है, बॉर्डर डैश्ड बॉर्डर रखनी है, कैसी रखनी है आपको बॉक्स की, वो सेट कर सकते हो। मार्जिन सेट कर सकते हो, एरिया सराउंडिंग दी बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर का एरिया सराउंडिंग हो, मार्जिन हो गया। तो समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ पर ये आपका पैडिंग हो जाता है, ठीक है। बॉर्डर जो सेट होती है वो यहाँ होती है सेट, इसके बाहर का एरिया मार्जिन कहलाता है, क्लियर। सो इन एरिया को ध्यान में रखकर, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर आप एक बॉक्स को प्लॉट कर सकते हो, यूज कर सकते हो सीएसएस की मदद से, ओके। 22nd क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा आपको और में। सेक्शन बी में 14, 16, 19, राइट, ये 3 क्वेश्चन हमने और में देखे थे। अब यहाँ पर सी सेक्शन में एक ही क्वेश्चन आपको और में मिल रहा है जो कि 22nd क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेडिंग टैग।
हेडिंग टैग पे शॉर्ट नोट लिखना है, बहुत इजी, बहुत आसान। हेडिंग टैग पर क्वेश्चन आता है जैसे मैंने बताया। तो आप सभी को पता है कि HTML में यदि आपको हेडिंग्स को स्पेसिफाई करना है तो आप H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स स्पेसिफाई कर सकते हो। H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। सो यहाँ पर H1 से H6 हेडिंग्स होती हैं जो कि कंटेनर टैग्स होते हैं। सो हेडिंग टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द हेडिंग और द मेन टॉपिक ऑन द वेब पेज। दिस टैग वेरीज फ्रॉम H1 to H6. दिस इज अ कंटेनर टैग. H1 shows the heading with the largest font size. As you increases the number in the heading tag, the font size goes as shown in the example below. अब यहाँ देख लो ध्यान से, H1 में लिखा है this text is in largest font और H1 टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे this text is in largest font, तो वो H1 टैग होगा, ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग शो होगी आपको। मतलब कुछ इस तरीके से इसका जो भी आपका H1 फॉन्ट होगा वो लार्जेस्ट हेडिंग में शो होगा। ओके, समझ में आया। फिर दिस टेक्स्ट H2 टैग में देखो, H2 टैग में दिस टेक्स्ट इज लार्जर फॉन्ट, दैट इज H2 फॉन्ट, ये लार्जर हुए, वो लार्जेस्ट हुए, तो ये थोड़े से आपको स्मॉलर दिखेंगे। फाइन, मेरी बात समझ में आ रही है H2। अब इसी तरीके से H3 पे आ जाओ तो ये मीडियम साइज के आपको फॉन्ट दिखेंगे। ओके, फिर H2 पे आ जाओ, H2 टैग में, तो वो मीडियम स्मॉल आपको दिखेंगे, कुछ मीडियम स्मॉल टाइप के फॉन्ट दिखेंगे। और H5 स्मॉलर होंगे और H6 स्मॉलेस्ट होंगे। ये H5 की बात कर लेते हैं और ये H6 की है ना, यहाँ पे आ जाएगा 4 या 5, और ये H6 की बात कर लेते हैं जो क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। तो H1 टैग आपका हो गया लार्जेस्ट और H6 टैग हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ओके, समझ में आ गए। और किस तरीके से यूज करना है सब आपके सामने है, इसका फॉर्मेट H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है लार्जेस्ट। ओके, और ये सभी कंटेनर टैग होते हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर आपको क्लोज भी करने हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 23 क्वेश्चन, व्हाट इज SCP, डिफरेंशिएट बिटवीन SFTP एंड SCP। SCP क्या होता है और कैसे SFTP और SCP डिफरेंशिएट होते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये हैं क्या, ये प्रोटोकॉल्स हैं SCP और SFTP। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, दैट इज SCP। ये दोनों सिक्योरली फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए, सिक्योरली फाइल को कॉपी करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। FTP प्रोटोकॉल का मतलब पता है ना, फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए FTP होता है, लेकिन फाइल आपकी सिक्योरली ट्रांसफर हो तो उसके लिए हम STP, ये लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है। जैसा एनक्रिप्शन टेक्निक होती है कि डेटा जो भी ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ में कुछ की ऐड की जाती है, क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। तो जो भी डेटा आपका ट्रांसफर होगा उसके साथ में की होगी, वो की रिसीवर तक जाएगी और रिसीवर ही उस की के थ्रू उस डेटा को देख पाएगा। बीच में यदि हैकर कोई उसे एक्सेस भी कर लेता है तो वो डेटा उसके लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होगा। डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा, सिर्फ रिसीवर। उसकी चाबी किसके पास होगी, उसका एक्सेस किसके पास होगा, सिर्फ रिसीवर के पास होगा। सो इसीलिए FTP को रिप्लेस किया SFTP प्रोटोकॉल ने। मेरी बात समझ में आ गई। सो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल का काम होता है, जो डेटा आप किसी एक सिस्टम से कॉपी कर रहे हो तो वो सिक्योरली कॉपी हो, और यदि कोई फाइल ट्रांसफर हो रही है तो वो सिक्योरली फाइल ट्रांसफर हो। दोनों का मतलब क्लियर हो गया। ओके, सो SCP स्टैंड्स फॉर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, विच मीन्स द यूजर कैन कॉपी फाइल्स अक्रॉस SSH कनेक्शन, दैट इज सिक्योर शेल कनेक्शन। ओके, अब ये SSH मतलब वही एनक्रिप्शन टेक्निक, राइट। That connection will be securely encrypted. It is a very secure way to copy files between computers. The basic difference between SFTP and SCP is that SFTP works on interactive mode while SCP work on non-interactive mode. Using SFTP, the user can access remote file system, creating, deleting and listing files, whereas SCP used only for transferring files. Okay, बस यही बेसिक डिफरेंस है और कोई बड़ा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, क्योंकि दोनों सिक्योरली काम कर रहे हैं, एक ही टेक्निक को दोनों यूज करते हैं इनक्रिप्शन को। ओके, अब आ गए हम सेक्शन डी पर। सो सेक्शन सी में 22 क्वेश्चन पर हमें चॉइस मिली है। 23 क्वेश्चंस तक हम पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। 24, 25, 26 तीन क्वेश्चंस बचे हैं जो अब सेक्शन डी और ई में अरेंज्ड है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सेक्शन डी में मात्र एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस। उस एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे दो क्वेश्चन, आपको कोई भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और ये क्वेश्चन भी होगा आपका HTML से रिलेटेड।
सो बहुत ध्यान रखना, सेक्शन डी जो कि लॉन्ग आंसर के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, तो उसमें जिस चैप्टर के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे वो HTML वाला चैप्टर ही होगा। समझ में आ गई बात? सो लॉन्ग आंसर मिलेगा आपको 4 मार्क के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 आपके होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, जो सेक्शन ई में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन। शारदा, a beginner in web page designing, is supposed to design a web page to promote yoga among students as shown below. Okay. शारदा जो कि एक बिगिनर है, वेब पेज डिजाइनिंग सीख रही है, बिगिनर्स HTML से स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ टैग्स वगैरह सिखाए जाते हैं, तो अब उसको क्या करना है, इस तरीके का एक वेब पेज डिजाइन करना है और इसके लिए उसे कोड लिखना है। ठीक है, तो वेब पेज पहले समझ लें, फिर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं। ये वेब पेज ध्यान से देखो, इसमें आपको ये एक इमेज दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एक हेडिंग दिख रही है, जो इमेज आपको सेंटर अलाइन दिख रही है, और ये हेडिंग भी आपको सेंटर में अलाइन दिख रही है। इसके बाद आपको ये एक पैराग्राफ दिख रहा है जो कि नॉर्मल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है ना, पैराग्राफ, फाइन। इसके बाद देखो सबसे लास्ट में आपको एक लिंक दिख रही है, दैट इज कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पे जब भी क्लिक करते हैं तो हमें एक ईमेल वाला पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एंकर टैग का यूज करके आप href एट्रीब्यूट में किस फंक्शन की मदद से ईमेल को लिंक करते हो, मेल टू फंक्शन की मदद से। मेल टू में यहाँ मेल लिख देते हैं, जिस मेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट अस पे मेल क्रिएट करवाना है, लिंक करवाना है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। पैराग्राफ मतलब पी टैग में आप ये पैराग्राफ लिख दोगे। अब बात आती है इमेज की, तो इमेज के लिए हम img टैग का यूज करते हैं, साथ ही हम यहाँ पर src एट्रीब्यूट में इस इमेज का पाथ लिख देते हैं, और ये इमेज सेंटर शो हो तो सेंटर टैग में आप इस इमेज को यूज कर सकते हो। अगेन सेंटर टैग में यदि ये हेडिंग का लेवल आपको 1 या 2 लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग हेडिंग 1 2 सेंटर टैग के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। या हेडिंग का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, अलाइन एट्रीब्यूट से सेंटर। सो तीनों चीजें पॉसिबल है। तो कुल मिला के हमने वेब पेज को एनालाइज कर लिया, ये देख लिया कि इसमें कौन कौन से टैग का यूज किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिया, देख लिया कि कहाँ किस तरीके से आपको एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। ओके, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आ जाओ। सो राइट द HTML कोड, जैसे मैंने बताया कि HTML कोड लिखना है आपको अबव शोन वेब पेज के लिए। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको 5 यहाँ दिख रही है, 1 2 3 4 5 स्पेसिफिकेशन। 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, कोड आपको लिखना है, तो 5 में से कोई भी 4 ही स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ ध्यान में रख के कोड लिखना है। चॉइस आपके पास में ये है कि इन 5 में से कोई भी 4 स्पेसिफिकेशन को ध्यान से समझ लेना। इसमें फायदा क्या होगा कि जो अभी हमने एनालाइज किया, मेल टू फंक्शन यूज हो रहा है, हेडिंग टैग यूज हो रहा है, इमेज टैग यूज हो रहा है, पैराग्राफ टैग यूज हो रहा है, सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, किस टैग में लिखना है। कुछ एक चीज में यदि आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये एंकर टैग का मेल टू फंक्शन अच्छे से नहीं बन रहा है, तो हो सकता है इनमें से स्पेसिफिकेशन में जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको कॉन्टैक्ट अस पे, तो आप ये स्पेसिफिकेशन स्किप कर सकते हो, क्योंकि कोई सी भी 4 ही अटेम्प्ट करना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत फायदा है आपको इन क्वेश्चंस को करने से। ओके, सो चॉइस से कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाती है, राइट। सो अब स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। लाइक बैकग्राउंड कलर ऑफ अ पेज शुड बी येलो, मतलब जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर कौन से कलर का होना चाहिए, येलो। तो बॉडी टैग में आपको बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लेना है, जिसका कलर आपको येलो सेट कर देना है। फाइन, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, इसलिए बीजी कलर का यूज कर रहे हैं। बैकग्राउंड में इमेज सेट करना होती है तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एंड ऑल हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट शुड बी रेड इन कलर। अब हाइपरलिंक हमने एक ही देखी थी, कॉन्टैक्ट अस एकदम लास्ट में, तो लिंक का कलर कैसा होना चाहिए, रेड। तो अगेन बॉडी टैग में आप लिंक एट्रीब्यूट में जो कलर सेट कर दोगे लिंक का कलर, वो रेड होगा। ये किस टैग में मेंशन करना है आपको, बॉडी टैग में मेंशन करना है। ये पहली स्पेसिफिकेशन का आंसर, कोड लिखेंगे जब ध्यान रखना। स्पेसिफिकेशन 2, इमेज नेम्ड yoga.jpg, देखी थी ना हमने इमेज, राइट। तो वो इमेज कौन सी होगी, yoga.jpg नाम से होगी। शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज। तो img टैग में आप क्या करोगे, src एट्रीब्यूट में yoga.jpg सेट कर देना। आप चाहो तो यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू सेंटर लिख देना, या फिर इस इमेज को ही आप सेंटर टैग में लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट। अब स्पेसिफिकेशन 3 देखो, हेडिंग योगा द बेस्ट वे टू हेल्थ एंड फिटनेस, देखी थी हमने, इमेज के नीचे हेडिंग शो हो रही थी, शुड बी फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, मतलब जो हेडिंग थी वो H1 टैग में लिखना, ओके, क्योंकि वो हेडिंग 1 लेवल है। स्पेसिफिकेशन 4 देखो, पैराग्राफ शुड बी, पैराग्राफ देखा था हेडिंग के बाद, सो पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, फॉलोइंग फॉर्मेट स्टाइल्स एप्लीकेबल, क्या स्टाइल,
पैराग्राफ का कलर ब्लू होना चाहिए, पैराग्राफ में जो फॉन्ट है उसका साइज 5 होना चाहिए, और किस स्टाइल के फॉन्ट होने चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। तो पी टैग में आपको फॉन्ट के साइज स्पेसिफाई करना है 5, फॉन्ट का कलर स्पेसिफाई करना है ब्लू। ओके, अब चाहो तो आप यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट टैग का भी यूज कर सकते हो, या पैराग्राफ के जो अलाइन वगैरह एट्रीब्यूट है उसका भी। अब क्योंकि यहाँ फॉन्ट का बताया है तो आप पैराग्राफ टैग में फॉन्ट टैग का यूज कर लेना, तो फॉन्ट से ये चीजें इजीली स्पेसिफाई हो पाएंगी। फॉन्ट का स्टाइल, तो फॉन्ट के स्टाइल के लिए फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जहाँ टाइम्स न्यू रोमन बताऊंगे। ओके, स्पेसिफिकेशन 5 में बता चुकी हूँ क्या कि एंकर टैग में HREF में आपको मेल टू फंक्शन में ये मेल जो लिखा हुआ ना, मेल आईडी क्या लिखा हुआ है, admin@yoga.com। सो मेल टू फंक्शन में आपको ये admin@yoga ID स्पेसिफाई करना है। सो हमने ये पांचों स्पेसिफिकेशन को देख लिया और उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि कौन कौन से टैग को और उनके एट्रीब्यूट को यूज करना है। अब कोड देख लो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा। सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट करना है, HTML टैग को क्लोज कर देना है एट लास्ट। सारे टैग्स इसी के अंदर आएंगे। बॉडी टैग में बीजी कलर में येलो सेट कर दिया, लिंक रेड, ये पहला स्पेसिफिकेशन कंप्लीट। सेंटर टैग में मैंने क्या बताया, या तो इमेज में अलाइन सेंटर यूज कर लो या सेंटर टैग में लिख दो। तो सेंटर टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया। सेंटर टैग में आपने इमेज SRC योगा सेट कर दिया, BR की यूज करके BR टैग से लाइन ब्रेक हो गई, और H1 हेडिंग जो थी वो भी सेंटर में आ गई। देखो सेंटर टैग में आपने इमेज और हेडिंग दोनों सेट कर दिया, तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन 2 और ये स्पेसिफिकेशन 3 कंप्लीट। ओके डन। पी टैग पैराग्राफ टैग की मदद से अगर उसमें यूज कर लिया फॉन्ट टैग, 4th स्पेसिफिकेशन। कलर सेट कर दिया ब्लू, साइज सेट कर दिया 5, और फेस एट्रीब्यूट की मदद से फेस सेट कर दिया। पूरा पैराग्राफ लिख दिया, फॉन्ट टैग क्लोज, पैराग्राफ टैग क्लोज, BR टैग से नीचे आ गए, 4th स्पेसिफिकेशन कंप्लीट। ये 4 अटेम्प्ट कर लूंगी तो 5वें अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, या इनमें से कोई सी भी एक स्किप कर देना तो 5वें अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि 5 में से 4 करनी है। AHREF इक्वल्स टू मेल टू फंक्शन में आपने ये कर दिया, कॉन्टेक्ट अस पे लिंक आ जाएगी, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, ये बॉडी टैग यहाँ स्टार्ट हुआ था, ये एंड हो गया। सो कुल मिला के बात समझ में आ गई, इजी है, कर सकते हो सॉल्व आराम से। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग आंसर में, 2 में से कोई एक करना है। तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल गई कि 5 में से कोई 4 करना है। अब और वाला जो क्वेश्चन है वो देखना कैसा होगा, और उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। फाइन, देखो क्या दिया हुआ है, क्रिएट अ कॉन्टेक्ट फॉर्म सिमिलर टू दी वन शॉन बिलो यूजिंग CSS की मदद से, मतलब ये आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करना है यहाँ पे, और ये फॉर्म क्रिएट करना है CSS की मदद से। फाइन, HTML का यूज नहीं करना है। सो दोनों में से जो इजी लगेगा भैया वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, राइट। यदि एग्जाम में भी ऐसा कुछ होता है तो CSS में हम क्या यूज करते हैं, टैग्स की जगह पे सिलेक्टर यूज करते हैं। HTML में टैग ऐसे स्पेसिफाई करते हो तो CSS में सिलेक्टर स्पेसिफाई करते हो, है ना। टैग को स्क्वायर, इसमें एंगुलर ब्रैकेट में सिलेक्टर्स को हम ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। HTML में टैग के अंदर एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हो, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, सेमीकोलन सेंड करते हो, एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, कॉमा लगा के स्पेसिफाई करते चले जाते हैं। तो डिफरेंस तो हमें अच्छे से क्लियर है। अब फॉर्म समझ ले। सबसे पहले देखो फॉर्म की हेडिंग क्या दिख रही है आपको कि ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो CSS में आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म की हेडिंग सेट करनी पड़ेगी। फिर फर्स्ट नेम एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम सेट करना पड़ेगा, लास्ट नेम, कंट्री, सब्जेक्ट, और ये आपको दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स जिसमें आप मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, यहाँ आपको ये सब टेक्स्ट बॉक्सेस में काम चल जाएगा, है ना, जहाँ से यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे। लास्ट में एक बटन आपको दिख रहा है सबमिट बटन, क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सिलेक्टर प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज को। तो देख लेते हैं कोड की किस तरीके से CSS के लिए यूज करके आप ये फॉर्म क्रिएट करोगे। ओके नाउ पहले स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि स्पेसिफिकेशन से ही तो पता चलेगा आपको कि करना क्या है, किस एट्रीब्यूट का, सॉरी किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। फाइन, सो कोड लिखना है आपको यहाँ पर CSS का, और इस HTML कोड में भी आप देखो CSS 3 टाइप की होती है स्टूडेंट्स, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहाँ पे आपको नहीं बोला कि आपको कौन से CSS यूज करना है, तो आप HTML में भी कोड कर सकते हो, इनलाइन CSS का भी यूज कर सकते हो। अब स्पेसिफिकेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन सी CSS का यूज करना है ना। सो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ भी आपको ऑकर हो सकता है। लिखा है यहाँ HTML कोड, तो कोड तो आपको HTML ही लिखना है, मतलब आपको यहाँ पे या तो इंटरनल या इनलाइन 2 ही CSS का यूज करना है। एक्सटर्नल भी यूज कर लोगे तो HTML कोड में लिंक टैग में उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। ओके, स्पेसिफिकेशन 1, टाइटल ऑफ द फॉर्म शुड बी फॉर्म्स इन HTML, टाइटल सेट कर देना हेड टैग में। स्पेसिफिकेशन 2, सेट हेडिंग लेवल 3
ऑफ और वर्ड कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म जो हेडिंग थी उसके लिए हेडिंग लेवल 3 H3 का यूज कर लेंगे, ठीक है। CSS यूज कर लोगे तो आप यहाँ H3 सिलेक्टर का यूज कर लेना, ओके। एड टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर राइटिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। एड कॉम्बो बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग कंट्री, इंडिया, कनाडा, यूएसए, ओके, कॉम्बो बॉक्स आपको ऐड करना है, ठीक है। एड सबमिट बटन टू सबमिट फॉर्म, तो 5 में से कोई भी 4 ही आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखना है। अब इस आंसर को लिखने के तरीके 3 तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि 3 टाइप की CSS होती है और इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी CSS को आपको यूज करना है। तो जो आपको इजी लगती है, जिसमें आपको इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना, कोड लिखना इजी होता है, उसका आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो एक एक्सटर्नल CSS क्रिएट कर लो, रिक्वायरमेंट्स को, स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के, और उसको लिंक टैग में लिंक कर लो और नॉर्मल HTML कोड बना दो। आप चाहो तो इनलाइन टैग के साथ में यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरनल स्टाइल टैग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोड यहाँ क्या लिखा हुआ है। डॉक टाइप HTML आप क्रिएट कर रहे हो, फाइन HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, हेड टैग में मेटा टैग का यूज कर लिया, ओके। मेटा टैग का यूज आप सभी को पता है, ये ऑप्शनल है, इसको यूज ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टाइल टैग का, मतलब हम यूज कर रहे हैं इंटरनल CSS को, इंटरनल CSS को, ओके। अलग से फाइल हमने नहीं यूज की है। बॉडी सिलेक्टर का यूज किया, उसमें आपने फॉन्ट फैमिली एरियल, हेल्वेंट्रिका, सैंस सेरिफ ये सेट कर दिए। बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट होगा जिसका बॉर्डर होगा बॉक्स टाइप का, मतलब आप प्रॉपर एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हो, उस बॉक्स में इनपुट टैग जो होगा, इनपुट लोगे आप, कैसा इनपुट लोगे, टेक्स्ट टाइप का इनपुट लोगे। एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा जिसकी विड्थ 100% होगी। पैडिंग, कंटेंट और उसके टेक्स्ट बॉक्स की पैडिंग 12 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग होगी, बॉर्डर 1 पिक्स के अकॉर्डिंग होगी, ओके, और सॉलिड बॉर्डर होगी, क्लियर। तो ये हमने क्या किया, बॉडी टैग में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया पहले क्रिएट कर लिया, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया और उसकी हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन कर दी। तो स्टाइल टैग का यूज कर रहे हो, मतलब इंटरनल CSS का। हेड टैग में ही स्टाइल टैग यूज किया जाता है, जिसे इंटरनल स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आगे देखो, बॉर्डर, रेडियस 4px, बॉक्स साइजिंग, मार्जिन, मार्जिन बॉटम, ये सभी क्या है, ये सभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ओके। यहाँ पे पहली सिलेक्टर की प्रॉपर्टी खत्म हुई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इनपुट, पहला इनपुट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे थे। अब नेक्स्ट सबमिट बटन के लिए आ जाओ। सबमिट बटन का बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, यहाँ पे आप कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कलर कोड लिखा है। कलर व्हाइट होना चाहिए, पैडिंग इतनी होना चाहिए, मतलब बॉक्स और बॉक्स के आसपास की जो जैसे ये बॉक्स आपने लिखा है, बॉक्स के अंदर सबमिट लिखा है, तो पैडिंग का मतलब समझ गए ना, जो अभी हमने समझा भी था प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में, ये पैडिंग के लिए सेट करते हो। बॉर्डर, बॉक्स के आसपास कोई बॉर्डर दिखेगी नहीं, नन। बॉर्डर की रेडियस कैसी, मतलब बॉर्डर आपका जो आपका ये होगा सर्क्यूलर होगा, है ना, बटन इस तरीके से, तो रेडियस कितनी सेट करनी है वो। कर्सर का पॉइंटर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने एक इंटरनल CSS क्रिएट किया जिसमें हमने टेक्स्ट एरिया और सबमिट बटन दोनों की प्रॉपर हमने यहाँ फॉर्मेटिंग बता दी, स्टाइल्स बता दी कि कैसे शो होंगे, ओके। इसके बाद आ जाओ इनपुट टाइप, सबमिट बटन में अगेन बैकग्राउंड कलर कंटेनर होना चाहिए, रेडियस, बैकग्राउंड और पैडिंग अगेन हमने सेट कर दी, यहाँ पे कलर भी आपने सेट कर दिया, फाइन। और यहाँ पे आपका स्टाइल टैग फिनिश। तो अब स्टाइल टैग को आपने यहाँ खत्म कर दिया जिसमें आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग बता दी, ओके। अब आ जाओ टाइटल टैग पे। जैसे कि स्पेसिफिकेशन 1 में दिया हुआ था कि आपको टाइटल सेट करना है, तो टाइटल टैग में, हेड टैग में हमने टाइटल लिख दिया फॉर्म्स इन HTML और हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग पे आ जाओ, H3 हेडिंग का यूज करना था, स्पेसिफिकेशन नंबर 2, हेडिंग आपकी कॉन्टेक्ट फॉर्म में शो होनी चाहिए। डिवीजन का यूज कर लिया, कंटेनर सेट कर दी, क्लास, फॉर्म टैग पे आ गए, एक्शन, एक्शन जो भी पेज पे आपको शो करवाना है, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू एंटर होगी वो पर्टिकुलरली सर्वर साइड पे शो हो जाएगी। लेबल पहले क्रिएट करोगे फर्स्ट नेम के लिए, तो लेबल आपको शो होगा, उसी में आपने टेक्स्ट सेट कर दिया, आईडी सेट कर दिया, नेम सेट कर दिया, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, इनपुट के। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। मेन जो वो है आपका एट्रीब्यूट, वो टाइप एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने आगे लास्ट नेम के लिए शो कर दिया, ओके, कंट्री के लिए शो कर दिया, सिलेक्ट आईडी का यूज कर लिया कंट्री कोड के लिए। अब सिलेक्ट टैग में ऑप्शन स्पेसिफाई करने थे क्योंकि आपको कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना था। कॉम्बो बॉक्स समझते हो ना, इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स होता है जिसमें इंडिया, कनाडा और यूएसए ये शो हो जाएंगे कंट्री के लिए,
ओके तो जैसे ये स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट लास्ट थी हमारी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट टैग का यूज करा है। क्लियर हुआ? फाइन, ये देख लिया, आगे बढ़ जाओ, क्या कोड है। नेक्स्ट लेवल आ गया आपका सबमिट बटन के लिए। आप देखो ये टेक्स्ट एरिया, कॉमा बॉक्स के बाद वो जो एरिया था वो टेक्स्ट एरिया आ गया, राइट। फिर सबमिट बटन पे आ गए फॉर्म टैग क्लोज, डिवीजन टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो अब ऐसा करने से क्या हो गया, जो स्टाइल आपने अप्लाई करी है हेड सेक्शन में, हेड वाले टैग के अंदर, वो स्टाइल आपकी अप्लाई हो जाएगी फर्दर वेब पेज पर। क्लियर? इंटरनल CSS का हमने यहाँ पर यूज किया। सारी स्पेसिफिकेशन क्लियर कैसे यूज किया है समझ रहे हैं। 2 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, 5 स्पेसिफिकेशन में से कोई सी भी 4 स्पेसिफिकेशन अटेम्प्ट करके आना, 5 मत करके आना। जिनमें कॉन्फिडेंट हो वही 4 अटेम्प्ट करके आना। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग होगी। कोड सही लिखना। फाइन, नाउ वी आर ऑन सेक्शन E। अब जैसे मैंने बताया कि सेक्शन E होगा आपका केस स्टडी बेस्ड, मतलब यहाँ आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, जिसको हम बोलेंगे केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2। और क्वेश्चन जिस चैप्टर से लिए गए होंगे वो पहला होगा आपका HTML वाला चैप्टर, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो मिलेगा आपको साइबर एथिक्स से। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन से 2 चैप्टर से कंप्लीट करोगे डियर स्टूडेंट्स? 2 चैप्टर से पढ़ना, एक तो HTML और दूसरा साइबर एथिक्स। यहीं से आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को पढ़ना। फाइन, यहाँ पे जो मार्किंग होगी इन दोनों क्वेश्चन की वो 4 मार्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ क्वेश्चन आपको अगेन मिलेंगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ई भी। सो 25th क्वेश्चन, केस स्टडी 1। Ayush went to an interview for the post of web developer. In the technical test, he was supposed to design an HTML table as given below. आयुष इंटरव्यू के लिए जाता है एज ए पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर। टेक्निकल टेस्ट होता है उसका, उस टेस्ट में उसको एक HTML टेबल डिजाइन करनी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आपको हेल्प करना है टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट्स इन द ब्लैंक्स। मतलब कि ये टेबल दिख रही है आपको, इसका कोड भी आपको दिखेगा, उस कोड में कहीं बीच बीच में आपको फिलअप्स दिखेंगे, उस फिलअप को फिल करने में हेल्प करनी है। ऑब्जर्व द टेबल एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। अगेन इन दिस केस स्टडी इंटरनल चॉइस यू हैव टू गिवन, यहाँ पर आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ गई मेरी बात? टेबल देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ लो टेबल, ताकि आप फिलअप को सही तरीके से फिल कर सको। कोड आपके सामने गिवन रहेगा। अब क्या दिया हुआ है यहाँ देखो, सबसे पहले क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग एंड देन इट फॉल प्रे टू अ हंटर। अब वॉट एवर जो लिखा है इन्होंने, हम ये देख लें कि ये जो क्विक लिखा हुआ है ये लेफ्ट अलाइन है, ब्राउन फॉक्स जो लिखा हुआ है ये सेंटर अलाइन है, जंप्स जो है ये भी सेंटर अलाइन है। ठीक है, आप इनके स्पेसेस भी देख सकते हो, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, राइट। तो हम क्या देखकर चल रहे हैं अभी, क्या ध्यान में रख के चल रहे हैं कि कौन से एट्रीब्यूट यूज हो सकते हैं। अगेन ये लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये भी लेफ्ट अलाइन है, ये आपका सेंटर लाइन है। प्रे टू अ हंटर ये भी लेफ्ट अलाइन है, ओवर दी ये भी लेफ्ट अलाइन है। दूसरी जो काम की चीज इस टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है क्या, रो स्पैन का। रो स्पैन, कितनी रो स्पैन है यहाँ पे, 1 2 3, 3 रो मर्ज की तो रो स्पैन इक्वल्स टू 3। वर्टिकली रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन, यहाँ पे देखो 2 कॉलम को मर्ज किया है तो यहाँ पे यूज किया है कॉल स्पैन, 2 कॉलम को यूज किया हुआ तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू ट्रू टू ब्राउन फॉक्स में। फर्स्ट रो में TR में जब हेडिंग क्रिएट करोगे या टेबल डेटा जो भी दिया रहेगा उसमें कॉल स्पैन 2 यूज कर लेना। अगेन हियर कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 कॉलम को मर्ज किया गया है तो यहाँ पे हमने ये एनालाइज कर लिया कि टेबल में जो डेटा है वो कैसे अलाइन है, कैसे अरेंज है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी कि रो स्पैन कॉल स्पैन का कैसे यूज किया जा रहा है। तो जब आपने टेबल को इतने अच्छे तरीके से देख लिया है तो अब हम इसके कोड को, स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले तो टेबल क्रिएटेड है ऑब्वियस। अब टेबल में बॉर्डर आपको दिख रही थी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पहले स्टेटमेंट में तो आपको बॉर्डर सेट कर देनी है। सो स्टेटमेंट 1 में क्या आ जाएगा, बॉर्डर। TR टैग पहली रो में सबसे पहले क्विक दिख रहा था, सेकंड ब्राउन फॉक्स के पहले कॉल स्पैन 2 का यूज किया गया है। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो पे आ जाओ, TD ओवर देन के पहले क्या था, आपको 3 रो मर्ज दिख रही थी तो यहाँ पे हो जाएगा रो स्पैन यूज। सो स्टेटमेंट 2 में आ जाएगा आपका रो स्पैन, स्टेटमेंट 1 में आ जाएगा बॉर्डर, बाकी का डेटा एज इट इज। ठीक है, TD टैग में 2 स्टेटमेंट हमने देख लिया। थर्ड पे आ जाओ, स्टेटमेंट 3। ओके, सो स्टेटमेंट 2 में यहाँ रो खत्म हो गई,
अब स्टेटमेंट 3 पे देखो, यहाँ नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी ना, तो टीआर टैग का यूज कर लोगे आप, ये टीआर टैग यहाँ क्लोज हो गया। ओके, देन इट फॉल एज इट इज क्लोज। नेक्स्ट फाइनल टीआर टैग से एक और रो क्रिएट हुई, टीडी टैग। अब लास्ट में प्ले टू अ हंटर में हमने देखा था क्या कॉल स्पैन यूज हुआ था, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, मतलब 3 कॉलम मर्ज है, तो स्टेटमेंट 4 में कॉल स्पैन आ गया, स्टेटमेंट 3 में टीआर आ गया। लास्ट में जो टैग क्लोज होगा वो होगा आपका टेबल टैग, क्योंकि सारी रो हमने कंप्लीट कर ली, तो टेबल टैग क्लोज हो जाएगा। सो होप आपने पूरे 5 स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिए, जहां जहां फिलअप था आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको 5 में से कोई भी 4 ही स्टेटमेंट फिल करके आने और क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से लिखने। राइट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ब्लैंक गिवन इन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में बॉर्डर आएगा। राइट सुटेबल टेक फॉर द ब्लैंक गिवन इन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 में रो स्पैन आएगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो, राइट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ब्लैंक गिवन इन दिस स्टेटमेंट 3, तो यहाँ पे टीआर टैग आ गया। राइट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ब्लैंक गिवन इन दिस स्टेटमेंट 4, सो यहाँ पे कॉल स्पैन आ गया। राइट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ब्लैंक गिवन इन स्टेटमेंट 5, तो लास्ट में टेबल टैग क्लोज हुआ था। सो क्या समझे कि 5 क्वेश्चन में से कोई से 4 सब करना है। क्वेश्चन आपके सामने, आउटपुट आपके सामने, आंसर आपके सामने, आपको बस ये पता करना है कि यहाँ पे फिलअप में क्या फिल होगा। कोड पता है, टैग पता है, एट्रीब्यूट पता है, तो बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है। क्या याद करना है, यहाँ HTML के कोड अच्छे से समझ लेना, टैग अच्छे से समझ लेना, एट्रीब्यूट, और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बार बार रिकॉल करवा रही हूँ, एंकर टैग, टेबल टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इमेज टैग, और आपका एक और 5वां चीज़ कुछ छूट रही है इंपॉर्टेंट सी, वो 5 चीज़ें जो 5 इंपॉर्टेंट टैग है, फॉर्म टैग वगैरह, राइट, ये 5 टैग और इनके कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो मैं बता चुकी हूँ बार बार, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगे, कुछ न्यू नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लो। ओके, चलो, तो केस स्टडी 1 कंप्लीट। नाउ केस स्टडी 2 पे आ गए हम। दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैम्पल पेपर, क्वेश्चन नंबर 26। ये होगा आपका बेस्ड साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पे, ध्यान रखना। One of the leading cybercrime cases is the bank NSP case, is the one where a management trainee of the bank was engaged to be married. The couple exchanged many emails using the company computers. देखो, एक बैंक का साइबर केस है यहाँ पर, साइबर क्राइम से रिलेटेड। अब वहाँ पर मैनेजर जो है, मैनेजमेंट में एक कपल है बेसिकली, वो इंगेज था। वो कपल जो है बैंक के कंप्यूटर्स का यूज करते थे। After some time, two broke up and the girl created fraudulent emails IDs such as Indian bar associations and sent emails to the boy's foreign clients. She used the bank's computer to do this. Okay, the boy's company lost a large number of clients and took the bank to court. The bank was held liable for the emails sent using the bank's system. मतलब इन लोगों ने एक बैंक के कंप्यूटर का यूज़ किया, उसके ईमेल अकाउंट का यूज़ किया है साइबर क्राइम को करने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, और अब इस पर बेस्ड कुछ मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, जिनके आंसर आपको करने हैं। तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी 4 अटैम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो केस स्टडी 1 और 2 है, लॉन्ग आंसर टाइप में है, मतलब कि 4 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, based on the given information, answer the questions given below. Attempt any 4 questions. Okay. First, what is online banking fraud? Online banking fraud क्या होता है? ये एक online banking fraud ही है, right? So, internet banking fraud is the fraud or theft committed using online technology to illegally remove money from a bank account and or transfer money to an account in the different bank. Internet banking fraud is a form of identity theft and usually made possible through techniques such as phishing. इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स जो होते हैं बेसिकली वो बैंक से मनी स्टील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या आप बैंक के किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चुरा लो और फिर उसका यूज़ करके आप मनी स्टील करो, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर हम ईमेल अकाउंट का भी यूज़ करते हैं, सो फिशिंग टाइप का अटैक होता है। ओके, पढ़ा है हमने। सेकेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स आर देयर? कितने टाइप के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं? So the frauds are divided into 2 aspects: frauds for the business or individual and the frauds against the business or individual. Okay, year 2005 was marked with some big ticket technology fraud. 2005 ईयर में देखना कुछ बिग टेक्नोलॉजी फ्रॉड हुए थे, बिग टिकट टेक्नोलॉजी फ्रॉड से रिलेटेड। तो 2 टाइप के फ्रॉड्स होते हैं जनरली, वो या तो बिजनेस से या किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं या इनके अगेंस्ट किए जाते हैं, राइट। Who is responsible for bank frauds? अब बैंक फ्रॉड्स के लिए कौन responsible है? So through its regulatory oversight of national banks, the OCC works to implement legislation designed to detect, identify and prevent financial crimes and fraud.
तो यहाँ पर एक कमेटी होनी चाहिए जो कि इस तरीके के फ्रॉड्स को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो बैंक में अथॉरिटीज़, ऐसी कमिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो इन सारी तरीके के जो फ्रॉड्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर सके, या होते हैं ऐसे फ्रॉड्स तो उसका पता लगा सके, राइट। नाउ, डू बैंक्स रिफंड मनी इफ स्कैम्ड? देखो, यदि बैंक में जो स्कैम्स होते हैं, घोटाला होता है ना मनी का, आपके फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं, मनी लॉस हो जाती है, तो जो बिजनेस में बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं, क्या वो रिफंड होते हैं? कॉन्टैक्ट योर बैंक इमीडिएटली टू लेट देम नो व्हाट्स हैपेंड एंड आस्क इफ यू गेट अ रिफंड। यदि आपने तुरंत बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया है जैसे ही आपके साथ में कोई एक्सीडेंट होता है इस तरीके का, या मनी का कोई स्कैम होता है, तो वहां पर यदि आप रिफंड के लिए बोलते हो तो ये चांसेस होते हैं। मोस्ट बैंक शुड reimburse you if you have transferred money to someone because of a scam. Okay, can a bank account be tracked? क्या बैंक अकाउंट ट्रैक हो सकता है? Yes, you can trace someone through his or her bank details as long as the account is operational and active. जब तक आपका अकाउंट ऑपरेशनल एक्टिव है तब तक आप ट्रेस कर सकते हो। However, there is a doctrine of confidentiality with the financial institution is bound to obey. Okay, so ये चीज समझ में आ गई ना कि कैसी कंडीशन दी रहेगी, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। बेसिकली इनडायरेक्टली यदि इस क्वेश्चन को समझा जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, कौन से फ्रॉड की बात हो रही है, कौन विक्टिम है, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का किस की वजह से ये फ्रॉड हो रहे हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये सब हम साइबर एथिक्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। एट लास्ट अगेन आई एम टेलिंग कि सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक जो चैप्टर 1 to 6 आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। वन शॉट एमसीक्यू, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपनी एग्जाम में 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करके लेकर आओ। ओके, सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा होल सैम्पल पेपर। होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चंस। किसी में भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि हम जो डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आएंगे आपके लिए उसमें हम इन्हीं सारे डाउट्स को कलेक्ट करके आपको सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे और इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जो भी आपका डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और यदि एग्जाम में होप इनमें से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गए, होप क्या डेफिनेटली आएंगे तो आप इजीली आंसर करके आ सकते हो बिना किसी डाउट के, कॉन्फिडेंस के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। सो यहाँ पर एंड करते हैं हमारे सैम्पल पेपर को। एज यू ऑल नो, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सको और अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट सैम्पल पेपर के साथ, दैट इज पेपर 10। टिल देन स्टे योर हैप्पी। थैंक यू सो मच।